पहली बात, सेक्सुअल वेलनेस या इंटीमेट वेलनेस जो कहा जाता है, ये मेंटल हेल्थ जितना ही इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। या अब वजाइना का काम सिर्फ इतना ही तो नहीं है कि सिर्फ बच्चा पैदा करे, उसका एक महत्वपूर्ण काम है शारीरिक संबंध रखने में मदद करना। 3-4 बच्चे हो गए हैं एक फीमेल का, तो उनकी वेजाइना बहुत लूज हो जाती है। जी, भारत में 60% महिलाएं ऑर्गेजम नहीं महसूस कर सकती। कंट्रोवर्शियल मुद्दा कहा जा सकता है क्योंकि हर एक स्त्री को अलग प्रकार का ऑर्गेजम आ सकता है। इसमें ऑर्गेजम की बात करें तो स्त्रियों में ऑर्गेजम 4 प्रकार के होते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल कितने वक्त की होनी चाहिए? ये जो मैंने 4 स्टेजेस बताई, ये कितना ड्यूरेशन होगा आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है आगे जाकर अगर ये हार्मोन कम होते जाता है? सेक्स तो सेक्स है, आप किसी भी तरीके से करिए, लेकिन आप 6 पैक्स होने चाहिए, लिंग का आकार चेंज होना चाहिए, बहुत ज्यादा देर तक लगे रहने चाहिए, वो नहीं होता। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन लेना चाहूंगी कि एसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल या होमोसेक्सुअल, ये सब डिफरेंशिएट कैसे करें? आई यानी इंटरसेक्स। इंटरसेक्स यानी यहाँ पे भगवान की गलती हो गई। इंटरनल ऑर्गन जो टेस्टिकल्स या ओवरी, दोनों अंडकोश में से एक कुछ देना था, उन्होंने दोनों दे दिए एक साइड। ठीक, दूसरा महत्वपूर्ण था निगेटिव थॉट्स अबाउट सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो क्या सेक्स पेनफुल होनी चाहिए? मेरा पहला इंसिस्टेंस आपके ऑडियंस को लेके यही रहेगा कि प्लीज इंटीमेट वॉश यूज करना बंद करें। वेजाइनल टाइटनिंग या वेजाइनोप्लास्टी जिसको बोलते हैं, हाइमन रिपेयर एक नया कॉन्सेप्ट, हाइमेनोप्लास्टी या रीवर्जिनेशन जो कहा जाता है, बहुत सारी फीमेल्स वो भी ऑप्ट करने के लिए आती है। कुछ औरतों को ऑर्गेजम क्या है ये पता नहीं है। इसका एक मेजर कारण है क्लिटोरल फूड। प्लीज इंडल्ज इन फोरप्ले। तो शायद वो इन चीजों के बारे में उनकी जिज्ञासा, अगर आप उसको कम करना चाहते हैं, कम करने से अच्छा है आप उनको एडुकेट कीजिए, अवेयर कीजिए। पेशेंट की फॉल्ट है ना गायनेक, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जानकारी का अवेलेबिलिटी ना होना, इस बारे में खुलकर बात ना करना, यह प्रॉब्लम। इसको टैबू नहीं समझना चाहिए, इस बारे में बात होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सकारात्मक चर्चा, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। नमस्ते, मैं डॉक्टर वीना वंदना आपका स्वागत करती हूँ एक और नए पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं हेल्थ, वेलनेस और जिंदगी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक एक्सपर्ट के साथ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकिता इंगले, जो कि एक कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सेक्सुअल हेल्थ। जब हम वीमेन हेल्थ या मेल हेल्थ की बात करते हैं तो सेक्सुअल वेलनेस अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है या फिर एक टैबू टॉपिक बना दी जाती है। लेकिन सच ये है कि सेक्सुअल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। डॉक्टर अंकिता हमें बताएंगी कि वीमेन और मेल सेक्सुअल हेल्थ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट क्या होती हैं और किस तरह से लोगों के अपनी प्रॉब्लम ओपनली डिस्कस करके सॉल्यूशन ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक्सपर्ट की यहाँ पे सलाह दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम मैम, आपका स्वागत है हमारे न्यू पॉडकास्ट में। एक कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट जो कि आप इसमें एक्सपर्ट है, तो ये क्या है और इसके प्रति हमें क्या जागरूकता रखनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर आस्किंग मी टू डू दिस पॉडकास्ट। एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एक्चुअली गायनेकोलॉजी का ही एक ब्रांच है। इस ब्रांच में स्त्री के वजाइना, वल्वा, पेल्विक फ्लोर, इनके ना केवल आकर्षकता या सुंदरता बट ऑल्सो फंक्शनैलिटी यानी कार्य प्रणाली, कार्य क्षमता बढ़ाने की, बेहतर करने की कोशिश की जाती है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, दवाइयों के साथ और सर्जरीज के साथ। इसको थोड़ा इलैबोरेट करना चाहूंगी। सो वजाइना यानी योनि मार्ग, जहाँ से बच्चे की पैदाइश होती है। वल्वा यानी स्त्री का बाहर का जनांग, जिसमें लेबिया मेजोरा यानी जो लिप्स कहा जाता है वो पार्ट, देन क्लिटोरिस यानी जो उत्तेजना देने वाला स्थान होता है वह, यूरिन पास करने की, पेशाब करने की जगह यूरेथ्रा, और योनि मार्ग का ओपनिंग यानी वजाइना, ये समाविष्ट होते हैं वल्वा में। देन पेल्विक फ्लोर यानी हिप्स या कुल्हों के बीच में जो मांसपेशियां होती है, जो तन जाती है जब आप सेक्सुअली स्टिमुलेट होते हो, या जो बच्चा पुश करने में प्रसव के दौरान मदद करती है, वो मांसपेशियां। इन मांसपेशियों का काम केवल प्रसव के दौरान बच्चे को डिलीवरी में मदद करना ही नहीं होता, बट
ये ऑल्सो हमें हेल्प करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे गर्भाशय, अंडाशय, मूत्राशय को पेल्विस में नीचे के भाग में सपोर्ट करते हैं। इन मांसपेशियों का यह काम होता है। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में जब इन 3 चीजों का डिसफंक्शन या कहिए कार्य प्रणाली कम हो जाती है, तब ये ब्रांच वहां पे इंटरवीन करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूंगी, कई स्त्रियों को डिलीवरी के बाद पेशाब छूट जाने की दिक्कत होती है। सो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो गए हैं। ठीक है, मसल्स है, मांसपेशियां है, कॉन्ट्रैक्ट भी होती है तो रिलैक्स भी होती है। और होता है कि कई स्त्रियों को शारीरिक संबंध रखने में तकलीफ होती है, या अब वजाइना का काम सिर्फ इतना ही तो नहीं है कि सिर्फ बच्चा पैदा करे, उसका एक महत्वपूर्ण काम है शारीरिक संबंध रखने में मदद करना। कोई भी स्त्री जब वैवाहिक जीवन में प्रवेश करती है, शारीरिक सुख लेने में उसको वजाइना हेल्प करती है। अगर किसी भी वजह से शारीरिक संबंध रखने के वक्त किसी भी प्रकार की दिक्कत, वो जलन हो, दर्द हो, या कोई और चीज के माध्यम से हो, जैसे गीलापन ना होना, जो नेचुरल लुब्रिकेशन होता है शारीरिक संबंध, इन समस्याओं में कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट का मेजर काम होता है कि वो ये सिर्फ चीज ठीक कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, और इस पे ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है। सो केवल बहुत लोगों को लगता है ये सिर्फ आकर्षकता या सुंदरता बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मेन काम सिर्फ एस्थेटिक तो है ही, बट कार्य क्षमता यानी फंक्शनैलिटी बढ़ाना भी होता है। एक जैसे कि मैंने बहुत देखा है जी, खासकर फिल्मों में ही देखा है जी, कि लोग का ये कहना है कि जब हम इंटरकोर्स करते हैं तो जब 3-4 बच्चे हो गए हैं एक फीमेल का, तो उनकी वेजाइना बहुत लूज हो जाती है जी। तो जब इंटरकोर्स होती है तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील नहीं करते हैं, उनके रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम आती है। तो ये कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो आप कहना चाह रहे हैं कि शारीरिक सुख के दरमियान प्लेजर वो नहीं महसूस कर पाती, जैसे उनको पहले जिस चीज में सुख मिलता था अभी वो नहीं मिल रहा है। इसलिए सिर्फ बच्चे पैदा किए हैं या वजाइना लैक्स हो गई है, स्वाभाविक बात है कि अगर 3 से 4 बच्चों को एक स्त्री ने जन्म दिया है तो वजाइना यानी योनि मार्ग की ढिलाई हो सकती है। पर केवल वही कारण नहीं है कि आजकल की स्त्रियां प्लेजर नहीं अक्वायर कर पाती ड्यूरिंग द शारीरिक संबंधों टाइम पे, रिलेशन रखने टाइम पे। आपको सरप्राइज होगा, आश्चर्य होगा इस बात का कि भारत में 60% महिलाएं ऑर्गेजम नहीं महसूस कर सकती। वो सिर्फ एक काम की तरह शारीरिक संबंध अपने पार्टनर के साथ रखती है, और ये बहुत सैड और ट्रैजिक चीज है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। उन्हें पता भी नहीं है इसके लिए किसको पूछे, क्या करे। इसका मैं कारण बताती हूँ आपको। एक तो ऑर्गेजम जो एक वर्ड है, इट इज वेरी कॉमन नाउअडेज टू यूज दिस वर्ड, बट इसका एक्चुअल मीनिंग किसी को पता नहीं है। ये सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल का एक भाग है। ओके, सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल कभी भी ब्रेन से शुरू होती है जी। आपके मस्तिष्क में एक पार्ट होता है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्त्री ने किसी पुरुष को देख लिया एंड उसके मन में कोई भावनाएं उत्पन्न हुई या माइंड में भावनाएं उत्पन्न हुई, वो आपके सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल की पहली स्टेज होती है जिसे एक्साइटमेंट या डिजायर कहा जाता है जी। इस स्टेज में ये होता है, यूं होता है कि पहले आपको इच्छा जागृत होती है, उस वजह से आपके जनांग यानी नीचे के प्राइवेट पार्ट पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ओके, इस स्टेज में ही पुरुषों को इरेक्शन आता है, यानी लिंग का कठोरपन चालू हो जाता है, सख्त होना स्टार्ट होता है। अच्छा, एक बात मैं और क्लियर करना चाहूंगी ये पूरा एलाबोरेट करने के पहले, कि स्त्री और पुरुष सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल दोनों में होती है। ओके, तो ये 4 स्टेजेस है इसमें, और ये दोनों भी स्त्री और पुरुष इसमें से जाते हैं। ठीक है, पहली स्टेज हमारी एक्साइटमेंट हो गई, दूसरी है प्लेटो फेज। इसमें क्या होता है कि और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। इस स्टेज में सांसें तेज होना, धड़कन का तेज होना दोनों दिखाई देता है। जो कूल्हों के बीच में मांसपेशियां, जो मैंने पेल्विक फ्लोर मसल्स बताए, वो तन जाते हैं। इसी स्टेज के दौरान स्त्रियों को थोड़ा योनि मार्ग में गीलापन महसूस होता है, जिसको हम नेचुरल लुब्रिकेशन कहते हैं। हाँ, ठीक है। इसके बाद की तीसरी स्टेज होती है ऑर्गेज्म। ये उत्तेजना का चरम पॉइंट है।
हाईएस्ट पॉइंट है। हाँ। इस ऑर्गेजम के स्टेज में स्त्रियों को अलग अनुभूति होती है, पुरुषों का वीर्य स्खलन यानी इजैकुलेशन हो जाता है, सांसें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वीर्य स्खलन के पहले बहुत ज्यादा सांसें बढ़ना, धड़कन की गति बढ़ना, मांसपेशियां टाइट हो जाना, सख्त हो जाना, ये सब देखा जाता है। ऑर्गेजम यानी खत्म होने के बाद में रिजोल्यूशन या रेस्टिट्यूशन की फेज आती है, जिसमें जो चौथी फेज है, जिसमें स्त्री अपना शरीर उनका रिलैक्स हो जाता है, जो मांसपेशियां तन गई थी वो रिलैक्स हो जाती है, सांसें वापस नॉर्मल, धड़कन वापस नॉर्मल। पुरुषों का लिंग जो हाईएस्ट ऑर्गेजम में जब लिंग का साइज पूरा हो जाता है, जब मैक्सिमम साइज में पहुंचने के बाद लास्ट स्टेज में वो वापस नॉर्मल बैक होना चालू हो जाता है। उनका भी हार्ट रेट, सांसें वापस नॉर्मलाइज होना चालू हो जाती है एंड उनको भी एक अलग अनुभूति होती है, रिलैक्सेशन फील होता है। ये पूरे सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल है। इसमें ऑर्गेजम की बात कहें तो स्त्रियों में ऑर्गेजम 4 प्रकार के होते हैं। जी बिल्कुल। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मुद्दा कहा जा सकता है, क्योंकि हर एक स्त्री को अलग प्रकार का ऑर्गेजम आ सकता है। हाँ। अब ये ऑर्गेजम जो होता है, जो चरम सुख मैंने कहा है, वह अलग अलग स्त्री के जनांग के पार्ट के स्टिमुलेशन से आता है। उस हिसाब से 4 प्रकार बनाए गए। सबसे पहला है क्लिटोरल स्टिमुलेशन यानी क्लिटोरल ऑर्गेजम, जो क्लिटोरस को स्टिमुलेट करने के वजह से होता है। 70% स्त्रियों को, महिलाओं को इसी से ऑर्गेजम की प्राप्ति होती है। ओके। दूसरा होता है जी स्पॉट। जी स्पॉट आपने बहुत कॉमनली कहीं तो पढ़ा रहेगा कि जी स्पॉट, पहले इसके बारे में ये वाद विवाद चलता था कि एग्जिस्ट नहीं करता ये स्पॉट। और जी स्पॉट को जी स्पॉट क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बहुत ही होनहार साइंटिस्ट है ग्राफेनबर्ग करके, उन्होंने कहा था कि जो योनि मार्ग या वजाइना है, जैसे ये योनि मार्ग है, हम समझिए, तो ऊपर का अंदरूनी ऊपर की सतह पे अगर आप फील करें तो एक डिफ्यूज सा एक पॉइंट होता है जो थोड़ा रफ लगता है, वही जी स्पॉट है। अब 2017 या 18 में यूएस में एक जगह पे, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कहाँ उन्होंने किया है कंडक्ट, एक कैडेवर पे, एक फीमेल कैडेवर यानी मृत शरीर पे उन्होंने डाइसेक्शन किया है और वो जी स्पॉट ढूंढा है। सो अब तक तो यही था कि एग्जिस्ट नहीं करता, बट अभी ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि है, ये बॉडी पार्ट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वहां पे सारी नसें जमी हुई है, सारी नर्व्स जो है वहां पे जाके एकत्रित होती है, इसीलिए उसको स्टिमुलेट करने से ऑर्गेजम आता है। ठीक है। सो जी स्पॉट एक ऑर्गेजम हो गया। तीसरा है अपाइकल, जो कि बहुत रेयर फीमेल्स में होता है, बहुत रेयरली कुछ महिलाओं में होता है। अपाइकल यानी जहाँ पे यूट्रस वजाइना में एंटर करता है और वजाइना जहाँ खत्म होती है वो एरिया, ये जो अंदर एकदम डीप है, उसको एपेक्स कहा जाता है। उसका स्टिमुलेशन वो बहुत ही कम स्त्रियों में देखा जाता है, बट है। और लास्ट और फोर्थ प्रकार जो ऑर्गेजम का है वो कंबाइन है, मतलब इन तीनों जो जगह को स्टिमुलेट करने पे, ऐसे कोई फॉर्चुनेट औरतें हैं जिनको ये तीनों ऑर्गेजम्स आते हैं और तीनों का कंबाइन भी आप कह सकते हैं कि ऑर्गेजम फील किया जा सकता है। इंडिया में कहिए 60%, जैसे मैंने कहा कि औरतों को ऑर्गेजम फील नहीं होता है या वो नहीं अनुभूति कर पाती। इसका मेजर कारण है कि पता ही नहीं है कैसे स्टिमुलेट करना है। अच्छा, एक ये कारण हो गया कि पता नहीं है। दूसरा है वजाइनल ड्राइनेस। ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है या 40 के बाद कहिए, वजाइना के अंदर ड्राइनेस चालू हो जाता है, जो नेचुरल लुब्रिकेशन है वो हो नहीं पाता। दूसरा एक कॉमन कॉज है, कॉमन रीजन मैं बताना चाहूंगी, रिकरेंट इन्फेक्शन, योनि का संक्रमण जो बार बार होता है। आप देखेंगे बहुत सारी स्त्रियों को सफेद पानी जाने की दिक्कत होती है। उसके लिए वो क्या करती है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है, वो उनको कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, वजाइनल पेस्ट्री यानी वजाइना में रखने वाली एंटीबायोटिक दवाई देते हैं, लेकिन स्टिल वो उतने टाइम के लिए ठीक हो जाएगा, फिर से इट विल कम बैक। ये हो जाता है। ये सब कारणों की वजह से पुराना कोई निगेटिव थॉट प्रोसेस है तो उनको नहीं प्लेजर मिल पाता। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है इस क्षेत्र में थोड़ी और जानकारी अगर औरतों को रही, फॉर दैट मैटर उनके पार्टनर्स को रही, तो वो इस अनुभव को अनुभव सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गेजम वो फील कर पाएंगे आगे जाकर। तो एक इशू ऑर्गेजम का ये भी आता है कि मेल और फीमेल जी एज वाइज भी उसकी अनुभूति एक एज के साथ से करते हैं जी। तो
कैसे ये अंतर होता है, किस एज में वीमेन का ज्यादा होता है, किस एज में मेल का ज्यादा होता है, इसकी हम इसको जनरलाइज नहीं स्टेटमेंट कर सकते फर्स्ट ऑफ ऑल। ये ऑन एन एवरेज देखा जाता है, ऐसा हम सामान्य रूप से हम कहेंगे। पहले अभी जो मैंने सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल बताई, जो मैंने 4 स्टेजेस बताए, सारे स्त्री और पुरुष इसमें से नहीं जाते। ठीक है, जैसे किसी को एक्साइटमेंट हुआ, वो सडनली ऑर्गेजम में आ सकता है। या किसी का प्लेटो फेज में ही बहुत देर तक वो लोग रहेंगे, ऐसा हो सकता है। इसीलिए तो बहुत औरतें ऑर्गेजम तक नहीं आती, और पुरुष ऑर्गेजम तक आके उनका वीर्य स्खलन यानी इजैकुलेशन हो जाता है। फिर उनको लगता है कि मेरी पार्टनर मुझसे सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, सो यही मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ, सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल हमारे ब्रेन से स्टार्ट होती है हमेशा, उसके बाद ये फिजिकल होता है। सो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कोई महिला या पुरुष सब स्टेजेस में से नहीं जाएगा, या जा भी सकता है। और दूसरी बात ये कि बहुत बार कई महिलाएं ऐसी भी हैं कि जिनको बिल्कुल भी, मैंने जैसे कहा, ऑर्गेजम फील नहीं होगा, बट कई महिलाएं ऐसे जो एक रिस्पॉन्स साइकिल में 4 से 5 या मल्टीपल ऑर्गेजम फील कर लेती है, अनुभव कर लेती है, ऐसा भी होता है। ठीक है, और आपको ये बात जानकर भी आश्चर्य होगा, लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक कि सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल कितने वक्त की होनी चाहिए? ये जो मैंने 4 स्टेजेस बताए, ये कितना ड्यूरेशन होगा आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है कितना टाइम? 10-15 मिनट। इसका सिर्फ 7 से 8 मिनट का ड्यूरेशन है। ओके, ठीक है, बहुत ज्यादा ड्यूरेशन है नहीं। अगर इसको आप डिले करना चाहते हैं तो मैं इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि आपको अगर प्लेजर देना है आपके पार्टनर को, तो आप क्या क्या कर सकते हो जिसके वजह से आप ये बढ़ाएं, ये अनुभव अच्छा कर पा सकते हो। एज पर आते हैं, उम्र के हिसाब से मर्दों में इस चीज का बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, उनकी एक्साइटमेंट और सेक्सुअल डिजायर्स ऑलमोस्ट पूरे लाइफ टाइम चलती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन होता है। उनको ऐसे ये नहीं होगा कि इच्छा नहीं हो रही, ऐसे बहुत कम, ऑन एन एवरेज में कह रही हूँ। ऐसा मैं ये नहीं कि एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम बात नहीं करते। ठीक है, पीक आप कहेंगे, सेक्सुअल पीक अगर कहना चाहते कि सबसे ज्यादा कब होता है, तो मर्दों के केस में, पुरुषों के केस में ये अर्ली 20s में होता है, 20s और 30s में। आफ्टर 40s या 45-50 होने के बाद में जो शरीर में हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। ये हार्मोन किस चीज के लिए जिम्मेदार है? तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है आगे जाकर, अगर ये हार्मोन कम होते जाता है। यानी क्या कि लिंग का सख्त रखना बहुत वक्त के लिए उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। या प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी वक्त से पहले ही वीर्य स्खलन हो जाना, ये देखा जाता है। पर एक्साइटमेंट से लेके प्लेटो, ऑर्गेजम, ये जो सेक्सुअल रिस्पॉन्स है वो तो देखी जाती है पुरुषों में कि होता ही है। रही बात स्त्रियों की, स्त्रियों का थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। स्त्रियों को, आपको भी ये जानकर हैरानी होगी, 30 से 40 साल की उम्र में ज्यादा उनका सेक्सुअल पीक होता है। ओके, पहले नहीं होता, बाद में होता है। थोड़ा शायद समझदारी आने के बाद कह सकते हैं, ये देखा गया स्टैटिस्टिकली। दूसरी बात कि 45 इयर्स या 50 इयर्स, जब भी उनको मेनोपॉज यानी महावरी जब बंद होना शुरू होती है, या उस फेज पर वो पहुंच जाती है जहां मेनोपॉज आने वाला हो, तब उनकी इच्छाएं थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, और धीरे धीरे वो बहुत कम हो जाती है। इसका कारण भी अगेन हार्मोन है। एक ईस्ट्रोजन नाम का फीमेल हार्मोन होता है जो शरीर में रहता है स्त्री के, जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्राइवेट पार्ट डेवलपमेंट, लो पिच वॉइस, जो औरतों की अलग से सुंदर आवाज होती है, इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। ईस्ट्रोजन और एक चीज के लिए जिम्मेदार होता है कि वजाइना में जो नेचुरल लुब्रिकेशन, जो मैंने कहा, जो नेचुरल योनि मार्ग में गीलापन होता है, उस चीज के लिए भी ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे उम्र बढ़ते जाएगी, ईस्ट्रोजन घटते जाएगा, वैसे ही वजाइना की ड्राइनेस बढ़ती जाएगी, वहाँ की लैक्सिटी कम घटते जाएगी, और वहाँ का कोलाजन प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो ड्राइनेस है तो नेचुरली इच्छा कम हो जाती है, क्योंकि अगर इवन तो आपकी इच्छा है बट वजाइनल ड्राइनेस है, और उस केस में आप फिर से शारीरिक संबंध रखते हो, आपको वहाँ ट्रॉमा होगा, क्योंकि घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, उससे इन्फेक्शंस हो गए। फिर स्त्री को ऐसा लगता है इन सबसे अच्छा मैं ना ही करूँ तो अच्छा है, राइट? सो ये धीरे धीरे ये टेंडेंसी बढ़ जाती है, और फिर उनकी इच्छाएं थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, धीरे धीरे बहुत कम हो जाती है। ये जो मेल और फीमेल का जो होता है कि बहुत ज्यादा सेक्स के प्रति इंक्लाइन होते हैं कि मतलब एवरीडे करना है, और बहुत हार्ड वे में चले जाते हैं। जी,
तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि वीकली या मंथली सेक्स करने का क्या कितनी बार होनी चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, और ये जो हार्ड लोग जो चले जाते हैं ये क्या कैसे सही है या गलत है, ये सब बातें। ओके, सो फ्रीक्वेंसी तो ये इंडिविजुअल वेरिएशन पे डिपेंड करती है। ये किसी का हम बता नहीं सकते कि, बिकॉज मैंने कहा कि सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल ब्रेन से स्टार्ट होती है। आजकल की लाइफस्टाइल जहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, पूरे टाइम स्ट्रेस्ड आउट है, इच्छाएं वैसे भी कम होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मर्दों में ज्यादा होती है, औरतों में कम होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात हार्ड कोर सेक्स की जो आप बात कर रही हैं, उसका कॉन्सेप्ट जो आया है वो एक्सप्लिसिट कंटेंट जो ऑनलाइन वीडियोस वगैरह जो देखे जाते हैं, जो इंडिया में तो बैन है फिर भी देखे जाते हैं, उस वजह से ये सब हुआ है। इससे क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर से आपकी, ठीक है। उस वीडियोस में ये नहीं दिखाया जाता कि आप रिलेशनशिप में हैं। उसमें क्या दिखाया जाता है, एक मर्द है एक औरत है, उनको एक कैरेक्टर प्ले करने के लिए दिया है, वो उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए वो कैरेक्टर प्ले करते हैं, फिर आप अपने घर में मेरे घर। हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में वैसा नहीं है। मेरा पार्टनर मेरे साथ ही रहता है, हमारे कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज हो सकते हैं, हमारे एज जो पुरुष और स्त्री है उनके कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज हो सकते हैं। झगड़ा हो गया, चाय गिरा दी, ये कौन साफ करेगा, कपड़े कौन लॉन्ड्री, ये छोटी बातों के ऊपर होती है कहाँ सुनी हस्बैंड वाइफ की या कह लीजिए लिव इन पार्टनर्स की, ये उसमें नहीं दिखाया जाता, ठीक है। दूसरी बात, हार्डकोर सेक्स का जो उनका कॉन्सेप्ट है वो हर औरत के लिए नहीं बना है। हालांकि कुछ औरतों को वो पसंद भी होता है, बट इट इज नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। वो हर एक का इंडिविजुअल से कह लीजिए स्टाइल है। मुझे पसंद है साड़ी का फ्लो पदर में रखना, मेरी दोस्त को पसंद है प्लीटेड साड़ी पहनना, जरी की पहनना, तो कोई बुरी बात है? साड़ी तो उसकी भी अच्छी है, मेरी भी अच्छी है। सेक्स तो सेक्स है, आप किसी भी तरीके से करिए, लेकिन आप आपके पार्टनर्स की नीड्स को समझिए, ठीक है। इट शुड बी प्लेजरेबल फॉर बोथ ऑफ देम। मर्द के लिए भी उतना ही प्लेजरेबल होना चाहिए, तो औरत के लिए भी उतना ही प्लेजरेबल होना चाहिए। बहुत बार मैं जैसे कहना चाह रही थी कि सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल में हमने देखा पहले एक्साइटमेंट, फिर प्लेटू, फिर ऑर्गेजम, फिर रेस्टिट्यूशन। मर्द एक्साइटमेंट से ऑर्गेजम जल्दी पहुंच जाते हैं, और जो औरतें होती है वो प्लेटू में ही रह जाती है, इसलिए उनको ऑर्गेजम तक पहुंचने का चांस नहीं मिलता है। अब आप इसको अगर चाहते हैं कि मेरी वाइफ या मेरी पार्टनर को मैं ऑर्गेजम दूं, प्लीज इंडल्ज इन फोरप्ले। वो प्लेटू का जो पार्ट है जिसमें उसके जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स तन गए हैं, वो धीरे धीरे सांसें बढ़ रही है, धीरे धीरे धड़कनें बढ़ रही है, और वो इंटेंसिटी धीरे बढ़ रही है। आप वहां जाए, उसको देखिए कि उसको कौन से जगह पे स्टिमुलेट करने से आपको पता चलेगा कि कौन सा एरिया स्टिमुलेट करने से उसको ऑर्गेजम आ रहा है, उसकी उत्तेजना और बढ़ रही है। और इसको हम प्लेजर कोचिंग और प्लस कपल थेरेपी कहते हैं। ये सिखाया भी जाता है उसके लिए, लेकिन इनिशिएटिव दोनों के तरफ से आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि हमेशा अपने पार्टनर की सेक्सुअलिटी आप एक्सप्लोर कीजिए, एक्सप्लॉइट मत कीजिए। जो देख रहे हैं आप, वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। दे आर स्टार्स, यूएस में उनको पॉर्न स्टार्स कहा जाता है। दे आर स्टार्स देयर फॉर अ रीजन। सो उनके जैसा हम नहीं फॉलो कर सकते हमारे घर में, या कह लीजिए हमारे रिलेशनशिप में। वो सब आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन वो प्लीज मत करिए। वहां पे बहुत सी चीजें नहीं दिखाई जाती, जैसे हमारे घरेलू झगड़े नहीं दिखाए जाते, रिलेशनशिप नहीं दिखाया जाता, या बाकी चीजें जो सैक्रिफाइसेस हमारी वाइफ या पार्टनर करी वो नहीं दिखाए जाते। सो मुझे ये बहुत ही अनफेयर लगता है कि आप ऐसे, इवन ये उल्टा भी है, दिस इज रिवर्स सुनो ऑल्सो। विमेन का भी कुछ महिलाओं को लगता है कि हमारे पार्टनर ऐसे होने चाहिए जैसे वो वीडियोस में देखते हैं, उनका बॉडी में जैसा होना चाहिए, एकदम 6 पैक्स होने चाहिए, लिंग का आकार 6 इंच होना चाहिए, बहुत ज्यादा देर तक लगे रहने चाहिए। वो नहीं होता है। सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल जब 7 से 8 मिनट का ही है, तो वो जैसा आपके लिए वैसा उनके लिए भी है, बराबर है ना। तो इससे ज्यादा अगर वो कर पा रहा है तो वो एक अच्छी बात है, उसको पॉजिटिवली ले। और वहां पे ना मेडिसिन भी दी जाती है,
जो वीडियोस वगैरह देखे जाते हैं वहाँ पे दे गिव सर्टेन मेडिसिन ऑल्सो, मेडिसिन होती है, इंजेक्टेबल्स होते हैं ताकि वो अपना परफॉर्मेंस बढ़ा पाए, और इसी से तो उनकी वीडियो सेल आउट होती है। बट हम वैसा सेम हमारे लाइफ में वो अप्लाई नहीं कर सकते। सो विमेन को भी समझना पड़ेगा और मेन को भी समझना पड़ेगा कि जो हमारी साइकोलॉजी या हमारा फिजिकल लिमिटेशन है उस हिसाब से आपको आपका सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल देखना पड़ेगा। अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन अवेलेबल हैं ये बोल के कि आपके पीनस की साइज बढ़ा दी जाएगी जी, और उसको मार्केटिंग की जा रही है जी, और बच्चे मतलब 14 ईयर 15 ईयर के बच्चे जी जी इस मेडिसिन को ले रहे हैं जी, और उनसे उनको जो प्रॉब्लम हो रही है उसके बाद, क्योंकि मैंने स्टडी में यही देखा कि वो मेडिसिन तो ले लेते हैं, पेनिस का टाइटनिंग हो जाती है, लेकिन फिर क्या होता है कि उनको प्रॉब्लम होना शुरू होती है, मीन्स कि बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है, बेचैनी महसूस होने लगती है, अगर घर में है तो फैमिली को बता नहीं सकते हैं जी। तो ये मेडिसिन किस टाइम लेनी चाहिए जी, और किन को लेने से ज्यादा फायदा करेगा इसके बारे में जानना। सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओवर द काउंटर जो मेडिसिन अवेलेबल है, हाँ, ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलती। ओके, मुझे नहीं पता ये बच्चे कहाँ से मैनेज कर रहे हैं ये। दूसरी बात ये कि ये मेडिसिन जो दी जाती है ये है वासोडाइलेटर्स। वासोडाइलेटर्स यानी जो शरीर में खून का सप्लाई होता है कोई भी बॉडी पार्ट को, जब लिंग रहे या दिल रहे, तो वो नसों के थ्रू होता है, जिसे हम ब्लड वेसल कहते हैं, खून की नली। जब कोई जैसे लिंग को जो खून की नली ब्लड सप्लाई कर रही है, वैसोडाइलेटर का मतलब होता है कि उस नली का आकार बढ़ना। तो ज्यादा अमाउंट में उस जगह पे खून का सप्लाई होगा। दवाइयाँ लिंग को सख्त करने के लिए है, साइज बढ़ाने के लिए नहीं है। ओके, मैं वही कह रही हूँ कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है, इतना बड़ा होना चाहिए, उतना ये होना चाहिए, इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल पे। ओके, ठीक है, ऐसा आप आई थिंक वी शुड फॉरगिव आवरसेल्फ फॉर दिस थिंग कि ये सब जो एक्सपेक्ट हम करते हैं खुद से कि इतना ऐसा होना चाहिए। फीमेल्स का भी सेम, मेरे पास जो फीमेल्स आते हैं वो चाहते हैं कि उनके जो प्राइवेट पार्ट है वो गोरे हो जाए। वो उनको लगता है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी का मतलब है कि वो एरिया गोरा कर दे। वैसा नहीं होता, मतलब कर सकते हैं बट एकदम सफेद थोड़ी कर सकते हैं उसे। सो जो एस्थेटिक पार्ट है ना इसका, वो ठीक नहीं है। कुछ पिनाइल इम्प्लांट्स वगैरह होते हैं जिससे साइज बढ़ाने का वो लोग करते हैं, बट दैट इज उसके इंडिकेशन अलग है टोटली, और वो मेरा डोमेन नहीं है, वो प्लास्टिक सर्जन ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। और ये जो मेडिसिन होती है ये वासोडाइलेटर है, तो जैसे मैंने बोला कि खून का सप्लाई बढ़ा देती है। अगर समझिए मेरे गालों का खून का सप्लाई बढ़ गया तो यहाँ लाली आ जाएगी, ब्लशिंग होगा। वैसे ही मस्तिष्क में अगर ब्लड सप्लाई बढ़ गया तो ज्यादा बढ़ गया तो जरूरत से ज्यादा तो हेडेक्स होते हैं। ये दवाइयाँ बीपी के मरीजों को तो बिल्कुल ही लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हाइपरटेंशन होता है, ब्लड वेसल्स एक्सपैंड हो गई ना, तो बीपी आपका शूट हो जाएगा। सो इसीलिए ओवर द काउंटर अवेलेबल मेडिसिन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए। बच्चों को भी ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। इसी मुझे लगता है इसीलिए सेक्स एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्कूल्स में, एनजीओ में ऐसे वर्कशॉप होने चाहिए कि इनको बताया जाए कि ये हार्मफुल है आपके लिए। हस्त मैथुन मास्टरबेशन के अच्छे तरीके उनको बता देने चाहिए, बिकॉज दे आर यंग अडल्ट्स। आप उनको रोक नहीं सकते, वो आप उसको छुपा के करेंगे जी, बट वो बिल्कुल वो एक्सप्लोर करेंगे अपनी सेक्सुअलिटी। तो उनको समझाना बहुत जरूरी है कि क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं। इसके ऊपर शायद से एक मूवी भी आई थी, गॉड ओ माय गॉड पार्ट 2। सो इट वाज ऑन मास्टरबेशन ओनली। उसमें उस बच्चे को अभी वही हुआ कि किसी ने मास्टरबेशन करने टाइम पे कोई वीडियो ले लिया, फिर वो अगेंस्ट। मुझे उस मूवी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि नेकेड काउंसलिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड। जो जैसा है वैसा आप प्लीज बच्चों को बताएं। आप वैसे ही बताएंगे तो ज्यादा, आप शर्म करेंगे तो वो डबल शर्म करेंगे कि ये जो मैं कह रही हूँ ठीक बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, अगर आप उनको बताएंगे इसको लिंग कहते हैं, इसको अंडकोश कहते हैं, यहाँ से स्पर्म शुक्राणु बनते हैं, ये आपके वीर्य के रूप में बाहर आएगा, और या सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल आप बताएंगे। आप स्त्रियों को या यंग बच्चे को बताएंगे ये योनि है, ये वजाइना है, और यहाँ स्टिमुलेशन से
एक्साइटमेंट होता है, ये सब चीजें हैं। तो शायद वो इन चीजों के बारे में उनकी जिज्ञासा, अगर आप उसको कम करना चाहते हैं, कम करने से अच्छा है आप उनको एडुकेट कीजिए, अवेयर कीजिए। जी बिल्कुल। तो इस रिगार्डिंग मुझे लगता है स्कूल्स, एनजीओज, कॉलेजेस में कुछ सेमिनार्स, वर्कशॉप्स होने चाहिए। मेरे पास कुछ बच्चियां ऐसी भी आती है जो रिकरेंट बहुत यंग है, एजुकेटेड फैमिली से है, बट उनके पेरेंट्स को काम के वजह से वक्त नहीं है, क्रेडिट कार्ड से उनके हाथ में बच्चों के यंग और बड़े बड़े आईपैड्स और लैपटॉप दिए जाते हैं, वाईफाई अवेलेबल है, दे सी एक्सप्लिसिट कंटेंट ऑन ऑनलाइन एंड देन दे कम टू मी आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग कि अभी हमने ऐसा ऐसे किया है, बट मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो अब इच्छा ही नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है मैं एसेक्सुअल हूँ। मैंने पहली बार सुना है। एक आई थी बेचारी बच्ची, सीए कर रही थी, वो कह रही थी कि मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड ने वी ट्राइड एंड मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा और मुझे तो लगता है मैं एसेक्सुअल तो नहीं हूँ। एंड उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसको ये बोला कि शायद तुम एसेक्सुअल होगी इसलिए तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, बाकी लड़कियों को तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये उसके दिमाग में क्यों ऐसा आया कि ये अच्छी बात नहीं है या बुरी बात है? मतलब उसको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, उसको तो ट्रॉमा हो गया उस चीज का कि फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज नॉट गुड इनफ फॉर हर, लाइक दिस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन लेना चाहूंगी कि एसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल या होमोसेक्सुअल, ये सब डिफरेंशिएट कैसे करें, फिर इसको समझे कैसे? जी मैं बताती हूँ, आप कहना जो चाह रही है उसको LGBTQ प्लस क्या कहते हैं। सो मैं इसको विस्तार से कहूंगी। L यानी लेस्बियन, LG यानी गे, B यानी बाइसेक्सुअल, LGB हम पहले ये डिस्कस। लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल यानी क्या होता है? लेस्बियन यानी औरत को औरत पसंद है, गे यानी मर्द को मर्द पसंद है, बाइसेक्सुअल यानी एक इंडिविजुअल को औरत मर्द दोनों पसंद है। तो ये उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। अदरवाइज वो है औरत ही, वो है मर्द ही, ठीक है। एक औरत को उसको पता है कि मैं औरत हूँ लेकिन मुझे दूसरी औरत में इंटरेस्ट है, लाइकवाइज। इसके आगे का जो है LGBTQI, T यानी ट्रांसजेंडर, यानी वो मर्द है लेकिन उसको औरत बनना पसंद है, तो वो ट्रांसजेंडर यानी औरत वाले कपड़े पहनेगी, देन मेकअप करेगा एंड या करेगी, जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन है उस हिसाब से। Q यानी क्वेर, क्वेर इज अ अम्ब्रेला टर्म जिसके अंदर ये सारे ही आते हैं। I यानी इंटरसेक्स, इंटरसेक्स यानी यहाँ पे भगवान की गलती हो गई। इंटरनल ऑर्गन जो टेस्टिकल्स या ओवरी, दोनों अंडकोश में से एक कुछ देना था, उन्होंने दोनों दे दिए, एक साइड अंडाशय दे दिया फीमेल वाला, एक साइड अंडकोश दे दिया मेल वाला, सो दे आर इंटरसेक्स। और प्लस प्लस उन्होंने इसलिए लगाए, एसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल, ये सब टर्म्स ऐड हो गए। एसेक्सुअल यानी जिसको सेक्स करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। मैंने एक डेमिसेक्सुअल भी सुना था। ओके, डेमिसेक्सुअल यानी मुझे काफी क्यूट भी लगी वो टर्म, क्योंकि एक लड़का आया था, उसका कहना था कि मैम मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ही सिर्फ पसंद है, उसी के लिए मुझे भावनाएं आती, अगर कोई और लड़की कपड़े खोल के भी आ गई तो भी मुझे इंटरेस्ट नहीं आएगा। सो ही वाज सो मच इन लव विद दैट गर्ल, ही सेड कि आई एम डेमिसेक्सुअल फॉर हर। दिस इज ऑल दिस टर्म्स आर अंडर प्लस प्लस। ओके, ये सब आता है। यस, ये बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया। जी, बहुत लोग इस बारे में जानकारी कम रखते हैं और ये मूवमेंट चल रहा है यूएस में LGBTQ प्लस को लेके, और शायद से जेंडर इश्यूज जो मैंने बताया TQI जो है, इट इज पहला जो LGB था वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके था, TQI जो है वो जेंडर ओरिएंटेशन को लेके। तो सेक्स एंड जेंडर दो अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे जैसे जब हम यंग हो रहे होते हैं तो हमें एक फील होती है कि हम अगर लड़के को देख के अट्रैक्ट होते हैं तो चलो ठीक है, फिर हम अगर लड़की को देख के अट्रैक्ट होते हैं तो लेस्बियन की तरफ हम मुड़ रहे हैं। जी, तो ये जो एक एज होता है जब हम ये ग्रोन अप होते हैं और ये सब आ रही होती है, तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें, मतलब कैसे हम समझ? ये इंडिविजुअल खुद डिसाइड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी लड़का या लड़की जब उसको लग रहा है कि मुझे एक मर्द के लिए, मैं लड़का होके भी मुझे किसी मर्द के लिए अगर फीलिंग्स आ रही है, एक्साइटमेंट हो रहा है, तो वो आपको आके बताएगा कि मुझे इस तरीके की एक्साइटमेंट्स हो रही है। कहते हैं कि इस चीज को थोड़ा टाइम जाने देना चाहिए, बट जैसे उनको अडल्टहुड में जाने दे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारे हीरोज जो होते हैं ना, आपका हीरो डेवलपमेंट का एज होता है 13 to 18 ईयर्स,
आपके आइडियल्स फिक्स हो जाते हैं, आप रिजिड होने लगते हो, आपके ओपिनियंस बनते हैं। अब मुझे नरेंद्र मोदी जी पसंद है, बहुत लोगों को नहीं पसंद हो गए, ऐसा हो सकता है। या मुझे कहिए फॉर दैट मैटर मुझे शाहरुख खान पसंद है, किसी और पर्सन को वो एक्टर शायद ना पसंद हो। सो हमारे आइडियल्स सेट होते हैं इस उम्र में। ऐसा भी हो सकता है कि ये तो सब सेलिब्रिटीज हो गए जिनको हम टीवी पे देखते हैं, कोई आपके आसपास का शख्स जो आपको पसंद हो वो आपका आइडियल बन जाए, ये भी तो मुमकिन है ना। बिल्कुल। तो जैसे मुझे ऐसा लगता था कि मेरी एक मैम है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, शी वॉज वेरी, मतलब हर मामले में। मेरी एक दोस्त भी थी, मुझे वो उसका फैशन सेंस बहुत अच्छा लगता था, या जिस तरीके से वो कैरी करती है। ये अटैचमेंट धीरे धीरे जब आप पसंद करने से आगे जब आप बढ़ जाते हो, आपको लाइकिंग अच्छा लगता है, उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, आपको लगता है शायद वो मुझे छू ले तो मुझे और अच्छा लगे, और किसी के छूने से अंदर से एक्साइटमेंट और आती है, बॉडी में अलग तरह की लहरें उत्पन्न होती है, बटरफ्लाई कहते हैं जिसमें हम, देन द पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स दिस फेज कि शायद से उसकी सेक्सुअलिटी उसको अभी पता चल रही। इसलिए मैं कह रही हूँ सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए, बट उसके लिए एक सर्टेन एज होना चाहिए। 18 इयर्स दिया गया है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक ट्रांसजेंडर है, ठीक है, अगर उसको ये जेंडर अफर्मेशन सर्जरी करनी है, ठीक है, मतलब वो पुरुष है, उसको लिंग हटवा के वहां पे योनि तैयार करवानी है, जो कि होता है इंडिया में, इट्स वेरी क्वाइट पॉसिबल, इट्स एन एक्सपेंसिव सर्जरी, ओके। उसके लिए 18 प्लस का ही हमने ये दिया है। हालांकि यूएस में कहते हैं 13-14 साल, यानी जब प्यूबर्टी यौन अवस्था होती है, तब अगर बच्चों को लग रहा है कि नहीं मैं फीमेल बनना चाहती हूँ, तब वो प्यूबर्टी ब्लॉकर्स करके इंजेक्शन देना चालू करते हैं। हम उसको GAHT से कहते हैं, यानी जेंडर अफर्मेशन हार्मोनल थेरेपी कहते हैं। जिससे क्या होता है कि बिकॉज जब 10-12 साल के बच्चे होते हैं, मेल में क्या होता है, लड़कों में होता है वॉइस का डीपनिंग चालू होता है, एडम्स एप्पल डेवलप होता है, मसल बिल्डिंग चालू होती है। तो जो मसल मास उनका बन गया वो वापस से कम नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ना चालू होता है। फीमेल्स में एक स्पेसिफिक फिगर बनना चालू होती है, आर ग्लास फिगर, ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, जेनेटिलिया का आकार बढ़ना हो गया, वॉइस का हाई पिच वॉइस बनना चालू होती है फीमेल्स में, और मेल्स में लो पिच वॉइस बनना चालू होती है। ये एक बार हो गए चेंजेस, तो ये वापस आप रिवर्स करना इज थोड़ा डिफिकल्ट। तो इसलिए यूएस में ट्रेंड है कि वो तभी GHT यानी प्यूबर्टी ब्लॉकर्स देना शुरू करते हैं टिल द टाइम बच्चा डिसाइड करे 18 साल का होने तक कि उसको ये करना भी है या सर्जरी या नहीं करना है, ठीक है। इंडिया में इसके कोई फॉर्मूलाज अभी सेट नहीं हुए हैं, क्योंकि ये फेयरली न्यू कॉन्सेप्ट है हमारे भारत देश में। बिल्कुल, यस। सेक्सुअल वेलनेस ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी, लेकिन हमारे सोसाइटी में इसको बहुत ही टैबू की तरह देखते हैं, और इस पे अगर आप प्रॉब्लम में भी हो तो आप डिस्कस नहीं करते। ज्यादातर अगर हम डिस्कस भी करते हैं तो सेम एज, सेम घर वाले या फ्रेंड से, जो कि उनकी लिमिट नॉलेज होती है। जी। तो ये कैसे हम समझे? पहली बात, सेक्सुअल वेलनेस या इंटीमेट वेलनेस जो कहा जाता है, ये मेंटल हेल्थ जितना ही इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अगर मेंटल हेल्थ खराब हो गई तो केओस होगा जैसे लाइफ में, वैसे ही सेक्सुअल वेलनेस को हम इग्नोर करते हैं जब तक कि इसका केओस नहीं बन जाता। ये समस्या इतनी दूर तक नहीं जाती जितना आपको लगता है, लेकिन मैंने शादियां भी टूटते हुए देखी है। जी बिल्कुल। मुझे लगता है ये बहुत ही अहम भाग है हमारे जीवन का। इसका हमारे दैनंदिन जीवन शैली पे, मूड पे, कार्य प्रणाली पे, कार्य क्षमता पे बहुत असर पड़ता है। मैं आपको उदाहरण के तौर एक पेशेंट की हिस्ट्री बताऊंगी कि एक पेशेंट थे जिनको पेनफुल सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस होते थे। उनको बिल्कुल ही सहन नहीं होता था। इस वजह से वो रिलेशन रखना ही नहीं चाहती थी। हस्बैंड फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि ये क्या है, और फिर उस वजह से उनके झगड़े चालू हो गए। झगड़े चालू होने के बाद में वो काम में फोकस नहीं कर पा रही थी। कॉर्पोरेट में दोनों काम करते थे, एंड में उनकी बात डिवोर्स तक आ गई। और घर वाले पूछे कि क्या रीजन है, तो वो शर्म के बारे में बता भी नहीं पा रहे कि ये रीजन है। फिर वो एक बार पता नहीं उनको कहाँ से तो शायद पता चल गया कि ये मैडम ऐसे ऐसे है और ये ऐसे बताते हैं, फ्रेंड के थ्रू पता चला होगा। तो वो आए मेरे पास, तो मैंने देखा कि उनको कुछ जो भी उनका डायग्नोसिस था मैंने किया। मतलब मैंने उनको काउंसलिंग किया, कपल काउंसलिंग हुआ, थेरेपी हुआ, जैसे हम CBT कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, वो हमने किया। एंड देन शी वाज रिलीव्ड ऑफ दोस पेनफुल एक्सपीरियंसेस। वो उसके कम हो गए। जैसे ये ठीक हो गया एंड दे वर हैविंग रिलेशनशिप रेगुलरली,
उस लेडी का कॉन्फिडेंस आप समझ, द डे 1 पे जो आई थी ना वो मेरे पास, तब ऐसे एकदम मुंह लटका हुआ, डल फेस, ऐसे ढीले ढाले कपड़े पहन के, और जब वो ठीक हो गई और वो थैंक यू बोलने के लिए मुझे वापस आई, तब उसके चेहरे पे अलग कॉन्फिडेंस था। उसका प्रमोशन हो गया था, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप सेक्सुअल वेलनेस आपका सही, सब सही चल रहा है, पार्टनर के साथ आपके रोमांस बढ़ जाता है, वो ज्यादा सपोर्टिव भी हो जाते हैं, एंड इन सब चीजों की वजह से आप काम पे फोकस कर सकते हो। नहीं तो आपका पूरा टाइम इसमें ही लगा रहता है कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। रही बात डिस्कस करने की, ऑब्वियसली हम उम्र जो लोग होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं या बहन भाई है, उनसे बात कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। माँ बाप से तो बात करने का कोई सवाल ही नहीं बनता, एल्डरली ये बात को नहीं समझ पाएंगे। दूसरी बात ये कि इसके लिए जागरूकता, अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि ऐसे पॉडकास्ट और होने चाहिए और अवेयरनेस के लिए हम सेलिब्रिटीज जो है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, वो अगर इस चीज को लेके आगे आए, जो कि अभी मैं देख रही हूँ कि चेंजेस आ रहे हैं, पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, एंड हमारे समाज में स्पेसिफिकली इस चीज को लेके टैबू क्यों है, इसके लिए मैं मानती हूँ 3 कारण रिस्पॉन्सिबल है। पहला कारण है पितृसत्तात्मक सोसाइटी, जो हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, स्त्री के प्रॉब्लम प्रायोरिटाइज नहीं होते, और अगर कोई स्त्री इस बारे में बात भी करे तो बड़ी बात मानी जाती है कि अरे ये क्या बात कर रही है, ये तो कोई 4 लोगों में बात करने जैसी चीज नहीं हुई। दूसरी बात कि फीमेल खुद शाई फील करती है, महिलाएं इस बारे में खुलकर बात करने में झिझक महसूस करती है, शर्म महसूस कर सकती है कि मैं कैसे बताऊं ये बात, ये तो बहुत प्राइवेट और बहुत इंटीमेट बात है, मैं कैसे कह सकती हूँ। तो बहुत सारी स्त्री अपने हस्बैंड को भी ये बात खुलकर नहीं बता पाती। तीसरी बात कि अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। अगर कोई आके पूछ भी रहा है कि मुझे ये परेशानी है, तो वो मदद कहाँ मांगे ये पता नहीं है। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी का कंसेप्ट ही न्यू है, लोगों को पता नहीं है इस बारे में। इसका भी मेरे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि डिलीवरी के बाद में एक पेशेंट को, कहीं और डिलीवरी मेरे पास नहीं, तो वहां होने के बाद में उनको यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम था कि हंसने से, खांसने से यूरिन लीक हो जाता था, और वो कहिए कि उनकी उम्र 40-45 साल होगी, मतलब नॉर्मल डिलीवरी 2-3 हो चुकी थी उनकी, मुझे ठीक से याद नहीं, पर ये ऐसा क्लिनिकल सिनारियो है। वो बहुत फेमस गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग तज्ञ के पास गई, उन्होंने उनको सर्जरी रेकमेंड किया, बट शी वाज डायबिटिक। वो पेशेंट जो थी उनको डायबिटीज था, तो वो नहीं करना चाह रही थी। उनको किसी ने बताया रहेगा कि डायबिटीज में ऑपरेशन करते हैं तो ठीक से टाके भरते नहीं है, जो भी उनके इश्यूज थे। तो उनको ये सलाह दी गई थी कि आप बार बार इनर वेयर चेंज कीजिए, क्योंकि गीले हो रहे तो बदल लीजिए अडल्ट डायपर यूज। उनको कोई बताया नहीं गया कि इसके ऊपर क्या उपाय हो सकता है, क्या थेरेपीज हो सकती है, या नॉन कंजर्वेटिव जो मतलब जो नॉन सर्जिकल चीजें, वो उनको कोई ऑप्शन नहीं था। अब इसमें गलती स्त्री रोग तज्ञ की है क्या? नहीं, शायद उनको पता नहीं होगा कि इस बारे में ऐसी भी बातें होती है, या ऐसे भी ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, वो शायद अपडेटेड नहीं होगी। सही बात है ना। तो ना पेशेंट की फॉल्ट है ना गायनेकोलॉजिस्ट, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जानकारी का अवेलेबिलिटी ना होना, इस बारे में खुलकर बात ना करना, यह प्रॉब्लम है जी। ये मैं कहना चाहूंगी, इस वजह से टैबू हो जाता है, इस बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्त्रियों। ये भी देखा जाता है कि जब वीमेन इंटरकोर्स में जाती है तो उस टाइम में वीमेन, जैसे आप बता भी रही है कि पेन होता है जी, तो वो जो पेन होता है जो कि टॉलरेट भी नहीं कर पाती है जी, तो ये क्यों होता है और इसको हम सही कैसे कर सकते हैं? जी, सो पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसको मेडिकल टर्म में डिस्पेरिनिया कहा जाता है। ठीक है, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला और बहुत कॉमन कारण है वजाइनल ड्राइनेस, जिसके बारे में हमने बात की। यानी जब शारीरिक संबंध रखे जाते हैं तो नेचुरल गीलापन जो आना चाहिए योनि में वो नहीं हो पाता। इसका कारण हार्मोनल इम्बैलेंस है कि हार्मोन की कमतर हो रही है और बढ़ती उम्र। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है योनिक मार्ग का संक्रमण, बार बार वजाइना में इन्फेक्शन होना, बैक्टीरियल वजाइनोसिस, ईस्ट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, इनके इन्फेक्शन की वजह से इट बिकम्स पेनफुल, क्योंकि डिस्चार्ज आते रहता है वहां पे, इस वजह से। तीसरा कारण हो सकता है कोई स्ट्रक्चरल कॉज, जैसे किसी की डिलीवरी हो गई है, वहां पे नीचे की जगह में टाके गिरते हैं योनि मार्ग में, वो ठीक से हील ही नहीं हुए और फिर उसको वहां पे पेन हो गया। अब ऐसे भी पेशेंट है जो 10-15 साल बाद कहते हैं कि मुझे वहां पे अभी भी दुखता है रिलेशन रखने में, और बेचारी 10-12 साल से सहन कर रही है। दूसरा स्ट्रक्चरल कॉज ये भी हो सकता है कि
उसको एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमाइसिस जैसे बीमारियों की दिक्कत हो। वो एक एंटायरली अलग टॉपिक है, गायनेकोलॉजिकल पैथोलॉजी है ये, जिसमें पेनफुल सेक्स एक सिम्टम होता है जो ठीक किया जा सकता है सर्जरी के माध्यम से, मेडिसिन के माध्यम से। फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी कॉमनली देखा जा रहा है इज वजाइनिस्मस। मुझे नहीं पता आपने इसके बारे में सुना है या नहीं। वजाइनिस्मस यानी जब कोई स्त्री शारीरिक संबंध रखना चाहती है, ठीक है, या जब भी कोई स्त्री के लिंग पेनेट्रेशन के वक्त या टैम्पॉन पेनेट्रेशन के वक्त या डॉक्टर की जांच के दौरान कोई उपकरण के पेनेट्रेशन के वक्त तकलीफ हो और जिसके लिए स्त्री महिला पहले से ही सम्मति दे चुकी है और वो स्वखुशी से वो करना भी चाहती है, लेकिन जो मांसपेशियां, जो पेल्विक फ्लोर मसल्स मैंने जो कहा है, वो इतनी कस दी जाती है कि ये पेनिट्रेशन नहीं हो पाता, उसे वजाइनिस्मस कहा जाता है। एंड दिस इज इनवॉलंटरी, ये अपने आप होता है। ओके, इसको मैं थोड़ा इलैबोरेट इस तरीके से करूंगी कि वजाइनिस्मस के बहुत से महत्वपूर्ण कारण हैं। ये इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स जैसा है, जैसे अगर मैं आपके आंख में ऐसे कुछ डालने जाऊं तो आप ब्लिंक करेंगे, तो हम इसे रिफ्लेक्स कहते हैं। वैसे रिफ्लेक्स डेवलप हो जाता है वजाइनल मसल्स का और पेल्विक फ्लोर के मसल्स का। तो वो वुमन सिंपल एग्जामिनेशन के लिए भी रेडी नहीं होगी, ठीक है, गायनेक एग्जामिनेशन के लिए। अब इसके कारण क्या है? सबसे पहला कारण नेगेटिव थॉट्स अबाउट सेक्सुअल एक्ट, यानी जो सेक्स का मेन एक्ट है उसके बारे में अपने दिमाग में पहले से निगेटिविटी उनके है। जैसे न्यूली मैरिड लड़की है, वो अपनी बहन या लड़की जो मैरिड सहेली है उनसे पूछती है कि क्या होता है, कैसे होता है। वो पहले तो बहुत दुखता है, ब्लीडिंग होता है, खून निकलता है। वो उसको इतना ही याद है कि खून निकलता है और दर्द होता है। जी बिल्कुल, ये अच्छी चीज उन्होंने बताई नहीं कि अच्छा भी लगता है या जो भी व्हाटएवर उनका एक्सपीरियंस उन्होंने इलैबोरेट नहीं किया। ये एक हो गया। दूसरा, रिलीजियस पर्पस के हिसाब से, उन धार्मिक कारणों के उनको लगता है ये गलत है, ये अच्छी चीज ही नहीं है, इसके बारे में ना बात करना अच्छी बात है, ना ये करना अच्छी बात है। गुड गर्ल सिंड्रोम हम इसे कहते हैं जी, ठीक। दूसरा महत्वपूर्ण कारण निगेटिव थॉट्स अबाउट सेक्सुअल ऑर्गन्स। लिंग का आकार और योनि का आकार, इनमें डिफरेंस है। उनको लगता है ये फिट कैसे होगा, तो वो एक अलग उसके बारे में निगेटिव इम्पैक्ट पाल लेती है दिमाग में कि ये तो सही नहीं है, ये तो ऐसे होता ही नहीं है, ऐसे तो करना ही नहीं चाहिए। तीसरा, सेक्सुअल अब्यूज जो बचपन में हुआ गया है या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, जैसे कोई अंकल या चाचा है जिन्होंने आके आपको लाड या प्यार किया जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कर दी गई है। उस चीज का निगेटिव ट्रॉमा बहुत सी बच्चियां मन में रख के चलती है और फिर वो उनको अडल्टहुड में परेशान करता है। तो उनको इस चीज को लेके एक्साइटमेंट नहीं होती, क्योंकि सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल ब्रेन से स्टार्ट होता है। वहां निगेटिव थॉट्स है आपके, तो आप वो एक्साइटमेंट के स्टेज में आप जाओगे ही नहीं। नेक्स्ट ये आ रहेगा कि वजाइना या योनि मार्ग में कोई चोट लग गई है, डिलीवरी के बाद कह लीजिए, या किसी गायनेकोलॉजिस्ट ने ठीक से एग्जामिन नहीं किया, उसको नाखून लगे, उसको तकलीफ हो गई है, जो भी उपकरण लगे उसके वजह से। तो ये सब कारणों के वजह से वो जो पेशेंट या महिला कही है वो इतनी डर जाती है, सहम जाती है कि वो कोई भी पेनिट्रेशन को अलाउ नहीं करेगी। ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन कहते हैं, सबसे पहले साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। हम उनको समझाना चाहिए कि ये एक नेचुरल है, इस बारे में बात कर सकते हैं, एक नेचुरल एक्ट है, उसी से हम इतने लोग हैं, इतनी पॉपुलेशन है। मैं शुरुआत ही ऐसे करती हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स ने नहीं किया होता तो आप नहीं होते थे। तो सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में नेगेटिव थॉट्स आप मत रखिए, सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में भी आप नेगेटिव थॉट्स मत रखिए। वो काउंसलिंग का पार्ट है, हर एक पर्सन का अलग होगा। कपल थेरेपी होगी, उसमें हस्बैंड को समझाना चाहिए कि जबरदस्ती कर नहीं सकते आप, जबरदस्ती भी होती है बहुत केसेस में जी, बिल्कुल वो आप नहीं कर सकते, आपको समझाना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेट मत होइए, आपके वाइफ को समझ के, आपकी पार्टनर है तो आपको उनको समझ के लेना पड़ेगा। इसका डेफिनेटिव मैनेजमेंट होता है वजाइनल डायलेटर्स, जहां पर वजाइनल डायलेटर्स यानी प्लास्टिक के पेनिस होते हैं छोटे छोटे, हाँ, धीरे धीरे बढ़ते हुए साइज के होते हैं। वो हम छोटे साइज से उनको सिखाते हैं, ये आप खुद से अपने आप अंदर इंसर्ट कीजिए धीरे धीरे। 1 हफ्ता आपको इंसर्ट करना है, सुबह शाम। मैं बताती हूँ कि नहाने के वक्त एक बार कीजिए और रात में सोने के पहले एक बार कीजिए।
धीरे धीरे जैसे जैसे हम वजाइनल डायलेटर का साइज बढ़ाएंगे वो कंफर्टेबल होती जाती है। इसको कालावधि लगभग 3 महीने का लगता है। 3 साल, सॉरी। इसके साथ लुब्रिकेंट का यूज, ओवर द काउंटर लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं। मेडिकेटेड लुब्रिकेंट्स भी आते हैं जो गीलापन देते हैं, जो इजीली पेनिट्रेशन में मदद करते हैं। कीगल्स चेयर, आपने कीगल्स एक्सरसाइज सुना होगा। कीगल्स एक्सरसाइज यानी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स है उसकी एक्सरसाइजेस होती है। अब ये पेशेंट को अब जब एक्सरसाइज करने को बोलते हैं तो उसको बहुत बार करनी पड़ती है, तब उसका रिजल्ट आएगा। अब उसके लिए हमारे पास न्यू एडवांस तकनीक ये है कि जैसे ये चेयर है वैसी ही वो कीगल्स की चेयर होती है। बाजू में उसका मॉनिटर होता है। बटन दबाने के बाद में नीचे पेल्विक फ्लोर ट्रेनर लगा होता है चेयर के नीचे। वो आपके मसल्स को अपने आप ट्रेन करता है और उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे हम बढ़ाते जाते हैं। ठीक है। वो चेयर का एक्सपीरियंस अगर हफ्ते में 2 बार लिया जाए तो धीरे धीरे पेल्विक फ्लोर के मसल की स्ट्रेंथनिंग होगी और जो रिफ्लक्स है वो कम होगा। सो वजाइनल डायलेटर्स, लुब्रिकेंट, हस्बैंड का साथ और कीगल चेयर, इन सब के साथ वजाइनिस्मस को काउंटर करना पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए बहुत पेशेंस लगते हैं, ये बात मैं कहूँगी। वजाइनल ड्राइनेस जो हमने पहले शुरुआत में डिस्कस किया था कि एक वन ऑफ द कॉज है जिसकी वजह से डिस्पेरोनिया यानी पेनफुल होता है, उसके लिए लुब्रिकेंट मैं बता चुकी हूँ। रिकरेंट इन्फेक्शन अगर हो रहे हैं पेशेंट को तो एंटीबायोटिक के बाद भी अगर हो रहे हैं तो लेजर दिया जा सकता है। लेजर थेरेपी अवेलेबल है और बहुत एक्सेलेंट रिजल्ट है उसके 5 से 8 सेशन लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि महिला को क्या दिक्कत है। स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम मैंने कहा उसमें अगर एपिजोटोमी यानी जो कट करते हैं डिलीवरी के बाद वो वुंड हील नहीं हुआ है ठीक से तो पीआरपी किया जा सकता है। ठीक है। जो सर में पीआरपी हम देते हैं ना, प्लाज्मा रिच प्रोटीन, एक ब्लड का कंपोनेंट होता है, वो दिया जा सकता है। और जो एंडोमेट्रोसिस और एडिनोमाइसिस के लिए सर्जरी और मेडिसिन के तो ऑप्शन है ही, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। वजाइनल ड्राइनेस के लिए भी पीआरपी दिया जा सकता है, वजाइना के अंदर इंजेक्ट होता है जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो मतलब आपने बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें बताई है कि अगर आप पेनफुल इंटरकोर्स में हैं तो आप इस चीज का सुविधा ले सकते हैं। और एक मतलब मुझे लगता है ये सहन करने वाली चीज नहीं है, आपको बर्दाश्त नहीं करने की जरूरत, इस पे ऑप्शंस है बहुत सारे अवेलेबल। क्या सेक्स पेनफुल होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इट शुड बी अच्छी अनुभूति होनी चाहिए। थोड़ा पेन जो घर्षण के वजह से आता है, जो बहुत कॉमन लोग कहते हैं कि पेन इज प्लेजर, थोड़ा बहुत आई कैन अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, समझ में आता है। बट वजाइनिस्मस के पेशेंट अलाउ ही नहीं करेंगे आपको एग्जामिनेशन अलाउ नहीं करते तो वो रिलेशन रखना तो बहुत दूर की बात है। ड्राइनेस की वजह से इतना घर्षण होता है कि 2 से 3 दिन तक महिला यूरिन पास करने जाती है तो भी जलन होती है उनको। सो लुब्रिकेंट्स यूज करना बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर किसी को चाहिए कि मुझे नेचुरली लुब्रिकेशन, जैसे बहुत उम्र हो गई है तो वो नेचुरल लुब्रिकेंट तो उनमें होगा नहीं, तो वो बाहर से ओवर द काउंटर ले सकते हैं। बट यंग महिला है जिसको लुब्रिकेशन नहीं हो रहा तो पीआरपी का क्यों नहीं ले सकते हैं, वो बिल्कुल भी उसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे आपने बताया कि डिलीवरी के बाद यूरिन लीकेज होती है जी, जो कि काफी महिलाएं उसको फेस करती हैं जी, खांसने और बैठने उठने में भी हो जाती है। तो ये इसकी क्या ट्रीटमेंट उपलब्ध है हमारे यहाँ, और इसको कैसे लाइफ स्टाइल में चेंज करके भी किया जा सकता है ठीक जी कैसे? सो यूरिनरी लीकेज यानी हम इसको इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी पेशाब का छूट जाना। इसके 4 प्रकार होते हैं। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी जैसे कोई महिला खांस रही है या छींक रही है या जोर से हंस दिया तो पेशाब छूटना। अब स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब कोई स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, ऐसा नहीं है। स्ट्रेस का मतलब है कि इंट्रा एब्डोमेन, जो हमारा एब्डोमेन ये पार्ट है, यहाँ का प्रेशर बढ़ने से ब्लैडर के ऊपर प्रेशर जाता है, स्ट्रेस बढ़ता है और फिर यूरिन निकल जाता है। ठीक है, ये कॉमनली देखा जाता है महिलाओं में। 70% महिलाएं बताएंगी ही नहीं। दूसरा होता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस यानी अर्ज यानी इच्छा होती है पेशाब को जाने की, बट बाय द टाइम आप टॉयलेट तक पहुंचते हैं पेशाब छूट जाएगा जी, बिल्कुल। तीसरा होता है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस यानी आप जा रहे हो पेशाब करने के लिए, पेशाब हो रही है पर इनकम्प्लीट हो रही है और फिर यूरिन ड्रिबल आउट होता है, एक्सट्रीम नहीं बनती, यूरिन टपकते रहता है। और चौथा प्रकार है मिक्स यानी 2 से 3 पैथोलॉजी तीनों है। महिलाओं में 80% महिलाओं में स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, पुरुषों में बाकी के होते हैं। महिलाओं में हो सकते हैं पर उसका इलाज अलग तरीके से वो यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए क्या किया जा सकता है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे पहले बात करेंगे तो
कीगल्स एक्सरसाइजेस यानी पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, जैसे बद्ध कोणासन जिसे बटरफ्लाई पोज कहते हैं वो हो गया, कीगल्स एक्सरसाइजेस हो गए। कीगल्स एक्सरसाइजेस यानी क्या होता है एग्जैक्टली हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मैडम मार्केट गई है और आपको अभी यूरिन पास करने जाना है, आपको अर्ज आया कि मुझे वॉशरूम जाना है पर वॉशरूम अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स टाइट कर करोगे, मैं घर जाके जाऊंगी, राइट। वही सिनारियो आप घर में इमेजिन कीजिए, आपके पेल्विक फ्लोर के मसल आप कस लीजिए, टाइट कर लीजिए, ये 10 सेकंड तक कस के होल्ड करके रखना है। शुरुआत में 10 सेकंड, फिर 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड, फिर धीरे से रिलैक्स करने हैं वो मसल्स, ठीक है। ऐसा करने से हम उस मसल को ट्रेन कर रहे हैं रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ये एक एक्सरसाइज जो 30 सेकंड का हमने किया, ये हमको 30 बार करना है, इसका एक सेट, ऐसे 10 सेट एक टाइम करने होते हैं, ओके, ठीक है। और अगर 10 सेट करेंगे यानी 400 से 500 बार आपको एक दिन में करना है, तब आपको उसका रिजल्ट 3 महीने बाद दिखेगा। अब ऑनेस्टली ये बहुत कमरसम है और कोई नहीं करता, तो अब एडवांसमेंट है कीगेला चेयर जो मैंने आपको बताया। तो उस चेयर के सिटिंग एरिया में ही पेल्विक ट्रेनर रखे होते हैं जो वाइब्रेशंस डिलीवर करते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स को। कितने वाइब्रेशंस डिलीवर होते हैं, एक सेशन जो 30 मिनट्स का होता है 11,000 कीगल एक्सरसाइज उससे डिलीवर होते हैं, ओके। सो एक सेशन आप करोगे, 2 सेशन, 3 सेशन के बाद आपको वास्ट इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। दूसरा होता है ऑप्शन में हम ट्रीटमेंट में कीगल्स एक्सरसाइज के बाद, और मैं कहना चाहूंगी कि वजन कम करें। अब इसका क्या ये कि इन जनरल भी अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी ज्यादा रहेगा, आपके कोर मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज है स्पेसिफिकली, या आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस जैसे आपको HIV की लागण है, अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो इन्फेक्शन ज्यादा हो गए तो इनकॉन्टिनेंस भी ज्यादा होगा। डायबिटीज पेशेंट में अगर आप शुगर कंट्रोल करते तो SUI में इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। पेल्विक फ्लोर के दूसरे एक्सरसाइजेस, योगा के पोजेस कीजिए, ये आप कर सकते हैं। सेहतमंद खाना खाइए, यूरिनरी डायरी मेंटेन कीजिए कि मैंने कितनी बार आज वॉशरूम गई, रात को मुझे कितनी बार उठना पड़ा, ये आप देखिए। और लास्टली कैफीनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं ज्यादा, उनका सेवन कम कीजिए। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप फॉलो कर सकते हैं। ट्रीटमेंट वाइज देखा जाए तो कीगेला चेयर के सेशंस कम से कम 6 से 8 सेशन लेने होते हैं। दूसरी बात कि इसके लिए लेजर का थेरेपी अवेलेबल है, ठीक है। सो इनकॉन्टिनेंस के लिए LIT थेरेपी यानी लेजर इनकॉन्टिनेंस थेरेपी की जाती है, उसके भी 6 to 8 सेशन लगते हैं, लेकिन वास्ट इंप्रूवमेंट दिखाई देता है, ठीक है। सर्जरी कब रेकमेंड किया जाता है, जब उसका कॉज कुछ और हो, जैसे अर्ज इनकॉन्टिनेंस है वहां बोटॉक्स लगता है, ओवरफ्लो है वहां पे मेडिसिन लगती है, सर्जरी अलग जगह होती है। और सर्जरी का दुष्परिणाम एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन, यानी अगर सपोज पेशाब की जगह ज्यादा कस दी गई सर्जरी के दौरान, जो कि हो सकता है, तो उसको यूरिन पास करने में तकलीफ होना ज्यादा चालू हो सकता है। तो ये से बेटर मुझे लगता है नॉन सर्जिकल ऑप्शन ज्यादा अच्छे हैं। सर्जरीज इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, इट्स नॉट लाइक इट इज, आई एम नॉट डिस्करेजिंग पीपल टू गो अहेड विद दिस थिंग, बट लेजर का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अगर लेजर फेल होता है तो सर्जरी अल्टीमेटली आप करवा सकते हैं इसके लिए। जी, विमेन को एक प्रॉब्लम और आती है कि उनको वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होती है जी, और मे भी शायद वो ज्यादातर वेट रहता है, वहाँ पे ड्राई नहीं होते हैं, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता लेकिन आप उसकी अच्छी जानकार है, तो हमें बताइए कि इन्फेक्शन इतना क्यों होता है उस एरिया में। इन्फेक्शन होने के या योनि संक्रमण होने के कुछ कारण हैं। पहला कारण है मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट ठीक से ना फॉलो करना। मतलब कि पीरियड या मासिक धर्म के दौरान अगर आप सफाई नहीं रखते हो उस जगह की, वो एक नंबर पहला सबसे महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा कारण है कि बिना प्रोटेक्शन के बार बार संबंध रखना, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ संबंध रखना, ओके, ठीक है। तीसरा कारण है कि वजाइनल डाउशिंग करना। वजाइनल डाउशिंग यानी क्या, बहुत स्त्रियां, पता नहीं भारतीय स्त्रियों का ऐसा मुझे लगता है कि सफाई के लिए कुछ अलग ही डेडिकेशन है, तो उनको हर चीज ऐसे घस के साफ करनी है। तो बहुत सी औरतें क्या करती है, लिक्विड सोप या इंटीमेट वॉश अंदर डालकर अंदर से क्लीन करना चाह रही है, दैट इज कॉल्ड वजाइनल डाउशिंग, दैट शुड नॉट बी डन, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, उसके बाद इंटीमेट वॉश का बहुत ज्यादा यूज भी अच्छी बात नहीं है। सिंथेटिक अंडरवेयर पहनना, सिंथेटिक पॉलिएस्टर मटेरियल का, कॉटन अंडरवेयर आर द बेस्ट आई फील, ये सब कारण उसमें हो सकते हैं।
बट एक महत्वपूर्ण कारण मैं इसमें कहना चाहूंगी कि नॉर्मली इन्फेक्शन क्यों नहीं होता ये हमने सोचना चाहिए कि पहले तो इतना कॉमनली नहीं होता था। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पार्ट ये है वजाइनल सेल्फ डिफेंस। वजाइनल डिफेंस लाइन ऐसी है कि वजाइना की पीएच जो होती है वो एसिडिक होती है। वो क्यों होती है कि वजाइना यानी योनि मार्ग में अपने खुद के बैक्टीरियाज होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, जैसे गट में होते हैं वैसे भी वजाइना में होते हैं। इनको डॉटरलिन बैसिलाई बोला जाता है। वो ग्लूकोज का कन्वर्शन लैक्टिक एसिड में करते हैं क्योंकि लैक्टिक एसिड क्योंकि एक एसिड है तो उसकी पीएच लो होती है, तो वजाइना की पीएच 4 से 4.5 होती है। इस वजह से एनस यानी जो मल मार्ग है वो बाजू में ही होने के बाद भी मल मार्ग से आने वाले बैक्टीरिया अगर वजाइना में जाते भी है, प्रवेश भी कर जाते हैं, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, ठीक है, ये नॉर्मली देखा गया है। अब पीरियड्स आ गए या किसी की डिलीवरी हो गई है या कहिए किसी का अबॉर्शन हो गया, उसमें पर वजाइनल ब्लीडिंग होता है और ब्लड एक एक्सेलेंट कल्चर मीडियम है दूसरे बैक्टीरिया ग्रो करने में। ब्लड का हमारा जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है यानी 7 के अराउंड होता है। इसलिए जो नॉर्मल गुड बैक्टीरिया वजाइना के होते हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है और ये अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया आके ग्रो कर जाते हैं। पीरियड्स के बाद या डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। या उन स्त्रियों में जो जिनका कंडीशन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है यानी जिनको टीबी की लागन है, एचआईवी की लागन है, डायबिटीज है, ऐसे स्त्रियों को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज यानी जिनकी रोग प्रतिकारात्मक शक्ति अच्छी नहीं है। हाँ, उस केस में भी अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया आके वजाइना में ग्रो होते हैं। एक बार वो ग्रो हो गए, बार बार उनकी ग्रोथ होती रहती है। हम वी वॉश लगा ले, इंटीमेट वॉश लगा ले, फिर भी वो क्लियर आउट नहीं हो पाता। हम सोचते हम तो सफाई रख रहे हैं, बट आप एक्चुअली जो डॉटरलिन गुड बैक्टीरिया है उसको तो आप धो दे रहे हो ना। हाँ, ये सोप सोल्यूशन यूज करके। मेरा पहला इंसिस्टेंस आपके ऑडियंस को लेके यही रहेगा कि प्लीज इंटीमेट वॉश यूज करना बंद करें। उसकी जरूरत नहीं है, अंदर नहीं जाना है, योनि मार्ग के अंदर नहीं लगाना है। वल्वा में बाहर की सतह पर आप थोड़ा लगाए, बहुत भर भर के ना लगाए, और लुकवार्म वाटर से उसको क्लीन कीजिए। नंबर 1, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट कैसे फॉलो कर सकते हैं इन्फेक्शन को कम करने के लिए। हर 6 से 8 घंटे में पैड चेंज करना जरूरी है। अगर आप टैम्पॉन यूजर है प्लीज एवरी 6 to 8 आवर्स आपको चेंज करना है। जब आप चेंज कर रहे हैं पहले यूरिन पास कीजिए, हैंड वॉश कीजिए, वो जगह को वॉश कीजिए पानी से, वो जगह को थोड़ा डैब ड्राई कर लीजिए और फिर आप पैड चेंज कीजिए। ये इस तरीके से। अगर कोई मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रहा है तो उसको भी इन्फेक्शन फ्री कैसे रख सकते हैं, उसको ठीक से वॉश करना होता है। उसको एयर ड्राई कीजिए, सनलाइट दिखाइए, तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। राइट, ये हो गया मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट। आपका अगर कोई एंडोक्राइनोलॉजिकल मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है जैसे डायबिटीज, शुगर, मैंने जो कहा, उसको आप कंट्रोल में रखिए। सेहतमंद खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, कॉटन के अंडरवेयर्स ज्यादा पहनिए, इससे इन्फेक्शंस के चांसेस कम होंगे। अब मेडिकल मैनेजमेंट अगर इस बारे में कहा जाए तो मोस्ट कॉमनली ओरल दवाइयाँ दी जाती है और लगाने के लिए क्रीम्स दिए जाते हैं। कुछ स्त्रियों को पेसरी यानी वजाइना में रखने वाली दवाइयाँ दी जाती है 7 दिन के लिए, डिपेंड्स कि कैसा कितना इन्फेक्शन प्रभावी है उस हिसाब से। अगर ये सब करने के बाद में भी पेशेंट को या महिला को फिर भी सफेद पानी का शिकायत है या उनको इन्फेक्शन संक्रमण की शिकायत है, तो उस केस में लेजर का फिर से हम यूज करके इन्फेक्शन को कंट्रोल में कर सकते हैं। क्योंकि लेजर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो इन्फेक्शन का सोर्स डिस्ट्रॉय कर जाता है। होता ये है, फॉर्नाइसिस यानी पॉकेट्स होते हैं वजाइना में। हम दवाई रखें या कुछ भी रखें, वो अंदर तक अगर इन्फिल्ट्रेटेड इन्फेक्शन है तो उसके लिए लेजर ज्यादा काम करेगा रादर देन ज्यादा बार एंटीबायोटिक लेना। सो ये इससे प्रभावी इलाज हो सकता है लेजर से। yes. इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जब मैं हॉस्टल में थी जी, तो एक मेरी फ्रेंड थी, वो वॉशरूम से आई और 3-4 कदम चलने के बाद पेट पकड़ के रोना शुरू कर दी कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। ओके, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मुझे पेन हो रहा है जी। तो इमीडिएट हमने एम्बुलेंस बुलाई और फिर हम सफदरजंग हॉस्पिटल में गए। दिल्ली की बात है जी। तो वहाँ पे डॉक्टर ने उन्हें यही बोला कि आप वहाँ वेजाइना को आप वॉश करते हो जी। तो उन्होंने बोला हाँ, मैं पानी से वॉश करती हूँ, पानी को फ्लो करती है अंदर। हाँ, जब भी वॉशरूम से आती है, क्योंकि उनको वो
उनको ऐसा लगता है कि यूरिन जो है वो स्मेल करेगा। ओके, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग। जी जी जी। फिर वो वॉश करती हूँ, मैं फ्लश करती हूँ वहाँ पे, तो उसके कारण ना मुझे अच्छा फील होता है। लेकिन डॉक्टर का कहना था आज के बाद आप उस जगह पे नहाने के अलावा कभी पानी नहीं टच करें जी। वहां पे। आप टिश्यू पेपर, ड्राई टिश्यू पेपर से आप उसको क्लीन ड्राई कीजिए, ड्राई कीजिए। और फिर क्लीन कीजिए, और उसके अलावा आप कभी पानी वहां नहीं लगाइए। जी। वो आज भी, उनकी एज 40 ईयर हो गई है, ओके। और वो आज भी वो टिश्यू पेपर यूज करती है, बकायदा कि पानी वो टच भी नहीं करती नहीं, क्यों मैं बता रही हूँ इसका। अब मैंने कहा ना, जैसे इंडियन औरतों को खासा इंटरेस्ट आता है सब चीजें साफ करने के लिए। हाँ वो वजाइना इज अ सेल्फ क्लेंजिंग ऑर्गन। हाँ। आपके कान के जैसा बहुत लोग कानों में भी डालते हैं और मैल निकालने की कोशिश करते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है। सेम वजाइना को भी लेके है, उसको सफाई की जरूरत नहीं है आपके, ठीक है। सेल्फ क्लेंजिंग ऑर्गन, वो अपने आप जो भी डिस्चार्ज है वो बाहर फेंकेगा खुद से। अगर इन्फेक्शन होते तो डिस्चार्ज बाहर अंडरवेयर पे आता है, हाँ। वैसे ही अगर कुछ संक्रमण की चीज है वो बाहर आ रही है, तो कोई गंदी भी चीज होगी तो बाहर आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। जैसे ब्लड बाहर फेंकता है, संक्रमण वाला डिस्चार्ज बाहर फेंकता है, उसको सफाई की जरूरत नहीं। और रही स्मेल की बात, तो कोई भी जगह जो बहुत देर की वजह से बंद होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी काख हो गई, आर्मपिट हो गई, वहां से अगर आप नहीं नहाए और उसको बंद रखे बहुत दिन, तो स्मेल आएगा। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि आप उसको घसते रहे पूरा टाइम, आप नहाते तो एक ही बार है। जी बिल्कुल। कोई भी जगह जहाँ पे एनक्लोज लाइन्स है, वहाँ पे इट इज लायबल टू गेट क्लोज, तो वहाँ स्मेल आने का थोड़ा बहुत चांस होता है। लेकिन इसका मतलब नहीं आप उसको पूरा टाइम वॉश करते रहे, ये बहुत रॉन्ग। मैंने अभी रिसेंटली एक पेशेंट देखी है, उन्होंने टर्किश का जो नैपकिन होता है उससे वो घस देती है, क्योंकि उनको लगता है कि उससे ज्यादा अच्छे तरीके से साफ होगा। वो टॉवल को यूज करके वो वॉशरूम जाके उन्होंने बहुत पानी से फ्लश वश तो सब किया, वहां पे भी जेट फ्लश से उन्होंने अच्छा धोया 5-6 मिनट, और उसके बाद टॉवल से वो जगह को उन्होंने रगड़ के साफ किया है कि कोई स्मेल नहीं आना चाहिए, ना यूरिन का ना वजाइना का। मैंने उनको वही कहा कि आप अगर ऐसे कर, बिकॉज मुझे जब मैंने एग्जामिन किया तो मुझे दिख रहा है बहुत जगह पे एक्सकोरिएशन है, कई जगह पे नाखून के मार्क्स है। बोला आपने खुजाया है? बोले नहीं, बस साफ करी तो मेरा नाखून। मैंने लगा कैसे साफ करते हो आप? तो मैंने उनकी पूरी इलेबोरेट प्रोसीजर सुनी पहले, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ये उनको बताना पड़ेगा कि क्या इसमें सही है क्या नहीं। मैं गोली मेडिसिन तो दे दूंगी, लेकिन महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि पहले ये जो प्रैक्टिस इनकी कहीं तो बंद हो। वो मैंने उनको इंटीमेट वॉश यूज करने से मना किया है। दूसरी बात एक और चीज की, ये जो डॉटरलिन बैसिलाई जो मैंने जिस बारे में कहा, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वजाइना के, अगर आप उनको धो देंगे तो आपको रिकरेंट इन्फेक्शन ज्यादा होंगे, ज्यादा बार होंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगी, क्योंकि नेचुरल डिफेंस है हमारे शरीर का ये, ठीक है। अब इसको वापस हम ग्रो कर सकते हैं क्या? तो उसके लिए वजाइनल प्रोबायोटिक भी आता है। जैसे गट का खराब होने की वजह से गट प्रोबायोटिक आते हैं, वैसे वजाइनल प्रोबायोटिक आते हैं। या आप दही भी खा सकते हो, क्योंकि गट से ही थोड़े बैक्टीरिया जो होते हैं वो नीचे वजाइना में डिपॉजिट होते हैं। लेकिन प्रोबायोटिक इसके लिए भी अवेलेबल है, बट बेस्ट है कि आप वो प्रैक्टिसेस बंद करो और जो नॉर्मल गुड बैक्टीरिया उसकी पॉपुलेशन को ग्रो होने दो। ग्रो सिंपल। वेजाइनल टाइटनिंग या वेजाइनोप्लास्टी जिसको बोलते हैं कि बहुत सारे विमेन को वहाँ पे लूज सा फील होता है, या फिर उनके पार्टनर को फील नहीं होता है। मैं एक इंसिडेंट अभी जानती हूँ कि उनके पार्टनर को वो वेजाइना उनको अच्छा नहीं दिख रहा है जी। वो बहुत सारे कंप्लेंट्स रेज किए हैं उनके पार्टनर। तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि ये इस पे कैसे काम होती है, या फिर काम होना सही भी है या फिर नेचुरली ठीक है? मैं बताती, ये जो आपके जो भी जानने वाले हैं, इनकी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी है? नॉर्मल। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 3 जी। साधारण एक से ज्यादा बच्चे जब वजाइनल बर्थ के थ्रू पैदा होते हैं, तो वजाइना में लैक्सिटी यानी ढिलाई होना आम बात है, ठीक है, हो सकता है। अब कब सर्जरी या वजाइनोप्लास्टी करनी चाहिए? पहले तो वजाइनोप्लास्टी जान लेते हैं क्या होता है कि वजाइनल टाइटनिंग सर्जरी है, यानी जो लैक्सिटी है उसके वजह से वजाइना योनि मार्ग का डायमेंशन बड़ा हो गया है, वो थोड़ा छोटा कर दे ताकि वो प्लेजरेबल हो ड्यूरिंग रिलेशन, औरत को भी प्लेजर महसूस हो, क्योंकि घर्षण की वजह से ही महसूस होगा। दूसरी बात ये है कि किनको करनी चाहिए।
तो ये पेशेंट नहीं बता सकते कि हमें करना है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है उनके लिए। एग्जामिनेशन पे हम क्या देखते हैं जब हम वजाइनोप्लास्टी रेकमेंड करते हैं कि किसी भी औरत का जो वजाइना है अगर 2 फिंगर से ज्यादा लूज है तब हम कहेंगे कि इस केस में हमको वजाइनल टाइटनिंग सर्जरी या वजाइनोप्लास्टी करनी चाहिए। अगर वो 1 फिंगर टाइट या 2 फिंगर टाइट है तो उसको जरूरत नहीं है। अब ऐसे भी कपल होते हैं जिनको सर्जरी रेकमेंड की जाती है लेकिन वो करना नहीं चाहते वजाइनोप्लास्टी या वजाइनल टाइटनिंग से सर्जरी के लिए, वो भी लेजर वजाइनल रिजुवेनेशन कर सकते हैं या लेजर वजाइनल टाइटनिंग कर सकते हैं। दे कैन ऑप्ट फॉर लेजर थेरेपी इन दिस थिंग आल्सो। अब वजाइनल लैक्सिटी छोड़ के और भी सर्जरीज होती है। अब क्योंकि टॉपिक निकला ही है, मैं लेबियोप्लास्टी और हाइमेनोप्लास्टी या रिपेयर के बारे में भी बात करना चाहूंगी। बिल्कुल। हाइमन रिपेयर एक नया कॉन्सेप्ट, हाइमेनोप्लास्टी या रीवर्जिनेशन जो कहा जाता है, बहुत सारी फीमेल्स वो भी ऑप्ट करने के लिए आती है धार्मिक कारणों के वजह से, या अभी किसी स्त्री की शादी होने वाली है और पहले बॉयफ्रेंड था, उनका रिलेशनशिप रहा, फिजिकल रिलेशंस हुए, अब उनकी शादी तय हो गई है लेकिन उस आदमी के साथ नहीं किसी और के साथ, और अब वो चाहती है कि हाइमन रिकंस्ट्रक्ट किया जाए ताकि मेरे पति को मैं वर्जिन लगूं। इसके लिए बहुत कॉमनली आते हैं। और दूसरा एक होता है कि आप सेकेंड इनिंग ऑफ लाइफ में हैं, समझिए बहुत शादी को 10-12 साल हो गए हैं, एज अ गिफ्ट हस्बैंड के लिए रिवर्जिनेशन सर्जरी भी की जाती है। कुछ फीमेल्स उसके लिए भी आती है। हाइमन रिपेयर सर्जरी मैं रेकमेंड करूंगी नहीं, क्योंकि हाइमन रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, हम थोड़ा थोड़ा स्किन टैग्स लेके रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, पर जो उनको एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि पहली रात में ब्लीडिंग होना चाहिए, उसकी गारंटी नहीं दे सकता कोई। वजाइनल टाइटनिंग हो जाएगा, हाइमन दिखेगा कि हाँ ये पर्दा भी दिखेगा, लेकिन ब्लीडिंग होगा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं दे सकते, नंबर 1। और नंबर 2, इससे अच्छा आप ऑनेस्ट रहे आपके पार्टनर साथ, वो ज्यादा अच्छा है। आप वजाइनल टाइटनिंग करवा लीजिए अगर आपको लगता है कि लूज है, लैक्सिटी है और आपको संबंध रखने में प्लेजर, आनंद नहीं आ रहा है, ये ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि आप वो कर सकते हैं। ये एक बात गलत है क्या? ये इंडिविजुअल अप्रोच है, हर एक के अपने अलग विचार होते हैं, अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर करना चाहते हैं रिवर्जिनेशन कर सकते हैं, इंसिस्ट कर रहा है पेशेंट तो हम कर सकते हैं, कोई ऐसे कोई गलत बात नहीं है। बट वो जो एक पॉइंट हमेशा पेशेंट ने या महिला ने याद रखना चाहिए कि पहली रात होने वाला जो उनको लगता है कि कौमारी थी और कौमार्यवत अब टूटा है, जिसके लिए ब्लीडिंग, एक आप उसको ये समझिए कि ब्लीडिंग हुआ यानी ये वर्जिन थी, ये जो कहा जाता है ये सरासर गलत बात है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और लेबियोप्लास्टी और क्लिटरल हुड रिडक्शन, ये 2 और मेजर सर्जरी जो होती है। लेबियोप्लास्टी यानी जब मैंने वल्वा एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया था लेबियाज यानी नीचे के होठ होते हैं, ठीक है। बहुत डिलीवरीज के बाद में, 2 से 3 डिलीवरीज के बाद में वो जो लेबियाज होती है ना, उनकी फ्लैप्स बड़ी हो जाती है, ऑब्लोंगेटेड हो जाती है, उसके वजह से वो वजाइनल ओपनिंग को पूरी तरीके से बंद कर देती है, और जब रिलेशन रखे जाते हैं तो वो उसको भेदते हुए, पेनेट्रेट करते हुए जाते हैं, जिसकी वजह से तकलीफ होती है पेशेंट को, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता उनको। सो लेबियोप्लास्टी यानी हम उसका आकार चेंज कर सकते हैं, वो एस्थेटिकली दिखने में अच्छा भी हो सकता है। ये मोस्टली जो सेक्सुअल कंटेंट वीडियो शूट करते हैं उनके लिए वो आते हैं ये सब सर्जरीज करवाने के लिए, क्योंकि उनको विजिबली अपीलिंग दिखना है। इसमें पीआरपी भी होता है, यानी जहाँ पे जगह जहाँ पे बाल आते हैं स्पेसिफिकली वो प्लम्प दिखना चाहिए, ऐसा उनका कहना होता है, यानी मोटा दिखना चाहिए, उस पर रिंकल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि बार बार रिलेशन रखने के बाद में वहाँ रिंकल्स भी आना स्टार्ट होते हैं उन लिप्स के ऊपर जो बाहरी तरीके से। ये एक होता है। क्लिटरल हुड रिडक्शन यानी क्या होता है, एक पॉइंट शायद से मैंने स्किप कर दिया। मैंने बताया था कि क्लिटरल स्टिमुलेशन से सबसे ज्यादा ऑर्गेजम्स आते हैं, 90% औरतों को उसी से, 70 to 80% औरतों को उसी से आते हैं। कुछ औरतों को ऑर्गेजम क्या है ये पता नहीं है, इसका एक मेजर कारण है क्लिटरल हुड, यानी क्लिटरस के ऊपर मांस का एक पर्दा। जब हम देखते हैं हुड नॉर्मली भी होता है, बट एग्जामिनेशन पे अगर 50% क्लिटरस कवर्ड है हुड से तो वो नॉर्मल है, पर अगर 50% से ज्यादा अगर क्लिटरस कवर होता है तो वो स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर तो कवर है ना, ठीक है। अगर कोई चीज कवर्ड है तो आप उसको स्टिमुलेट कैसे करोगे? सो हम उस पर्दे को उठा के ऊपर एक टाक देते हैं और क्लिटरस एक्सपोज हो जाता है, तो वो स्टिमुलेट होगा, तब वो पेशेंट या महिला ऑर्गेजम
क्या अनुभव कर पाएंगी। अब इसमें एक ही डाउनफॉल ये होता है कि ओवर स्टिमुलेशन, कुछ महिलाएं ओवर स्टिमुलेशन की वजह से भी वापस आती है कि अब पहले तो हो नहीं रहा था, अब कुछ ज्यादा ही इच्छाएं जागृत होने लग गई है। तो एक प्लेजेंट सा साइड इफेक्ट कह लीजिए, या किसी को वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये सर्जरीज बहुत सारी है इसमें, और लेकिन मैंने काफी लिमिटेड, और ये जो ब्रॉड स्पेक्टिवली की जाती है मैंने आपको उसके बारे में जानकारी दी है। जैसे आपने अभी हाइमन की बात की कि बहुत लोग रिकंस्ट्रक्ट करने आते हैं, तो ये तो एक ये भी कहा जा सकता है ना कि हाइमन तो बहुत सारी लड़कियों को खेलने कूदने से भी चला जाता है। Exactly, तो ये जो सोसाइटी में टेबू बना हुआ है उस पे आप क्या राय होगा? मैं तो कहूंगी, मैंने तो कहा ही, ये पितृसत्तात्मक सोसाइटी है, वहाँ पे औरतों की ये चीजों को प्रायोरिटी कम दी जाती है। हाइमन का रप्चर होना अगर वर्जिनिटी की निशानी नहीं पकड़ी जानी चाहिए। कोई वर्जिन है या नहीं है, ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस बारे में बात नहीं होनी चाहिए। उस स्त्री का पास्ट क्या है क्या नहीं, आपको उस बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। शायद वो किसी एक बॉयफ्रेंड के साथ या किसी एक पार्टनर के साथ एकनिष्ठ होने का प्रयास कर रही थी, पर वो नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको शादी करने का अधिकार नहीं है। ये तो गलत बात है। और ये जो तकियानुसी ख्याल है कि वर्जिन ही होना चाहिए या हाइमन रप्चर हुआ तो ही वो वर्जिन, ये रॉन्ग है। बहुत सारी बच्चे अभी हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, बहुत विगरस फिजिकल एक्टिविटी, एथलेटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें हाइमन रप्चर हो जाता है। ऐसी कोई बड़ी, मैंने तो 2-3 बच्चों का ये देखा कि उन्होंने पेंसिल डाल ली गलती से तो हो गया उनका हाइमन रप्चर। तो क्या मतलब वो वर्जिन नहीं रही? ये क्या मतलब हो गया? बहुत छोटी बच्चियां 6-7 ईयर्स की। मैं निजामाबाद में एज अ गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर थी, तब उन्होंने मस्ती मस्ती में ये सब किया और उस वजह से पेंसिल डाल ली, छोटा सा नोक, तो उनका हाइमन रप्चर हो गया। उनकी माताएं इसी बात को लेकर रो रही है, अभी इनका हाइमन रप्चर हो गया, अभी ये रिकंस्ट्रक्ट। मैंने बोला उसकी उम्र नहीं है, 6-7 ईयर्स, तो कोई उम्र नहीं हुई। एंड यू नेवर नो, शायद ये आगे जाके उसके खेलने कूदने की वजह से रप्चर हो जाता तो आप क्या करते थे। वो एक छोटा पर्दा होता है पतला सा, जिसके ऊपर से जज नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है किसी भी स्त्री को जज नहीं करना चाहिए कि अगर पहले रात में उसको ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो ये बहुत ही गलत बात है। और मुझे मैं आउट ऑफ बॉक्स जाके बात करूंगी कि मुझे ये बहुत अजीब लगता है कि आप फर्स्ट नाइट को आप इस तरीके से देखते हो कि बेडशीट पे ब्लड आया कि नहीं जी, आपकी वो पूरी फैमिली देखने को तैयार होता है कि वो हुआ कि नहीं। मैं और एक आपके दर्शकों को मैं एक मूवी है, हॉलीवुड मूवी है, डेजर्ट फ्लावर बोल के, मैं वो रेकमेंड करूंगी कि प्लीज जाके देखिए। मुझे कभी कभी लगता है कि यहाँ तो ये हाल है, अफ्रीकन कंट्रीज में अलग हाल है। वहाँ पे जेनाइटल म्यूटिलेशन होता है, मतलब कि जब लड़की पैदा होती है घर में, वो 3-4 साल की यानी बच्ची है, जब वो 3 से 4 साल की हो जाती है तो लेबियास जो मैंने बताया ना, लिप्स, वो कस दिए जाते हैं और टाके डाल दिए जाते हैं। ओके, यानी वो वजाना बंद कर दी जाती है बेसिकली। और जब उसकी शादी होती है किसी अफ्रीकन आदमी की, नाइजीरियन आदमी, जो भी उनका कंट्री है, उसमें शादी होती है, फर्स्ट नाइट में वो चाकू से वो जगह कट करेगा, पहले वो टाके तोड़ेगा जो 15-20 साल बाद पहले दिए गए थे, और फिर रिलेशन प्रस्तापित करेगा। ये मुझे नहीं पता जी। जेनाइटल म्यूटिलेशन इज वेरी कॉमन एंड बहुत ही फेमस नाइजीरियन मॉडल थी, उनकी लाइफ पर बेस्ड ये मूवी है डेजर्ट फ्लावर कह के। और कट वुमन, अनकट वुमन करके वो कहते हैं, अनकट एज इन वर्जिन वुमन, कट वुमन यानी जिसकी शादी हो गई है। अब इस केस में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि पीरियड ब्लड जमा हो जाता है अंदर, है ना, उसके लिए आउटलेट उन्होंने रखा नहीं, या जो सिलने वाली जो महिला होती है वो महिला ही होती है पहली बात तो जो ये टाके डालने वाली महिला होती है उनको कहा जाता है कि थोड़ा अपने रखो जैसे पीरियड ब्लड बाहर आ सके, या यूरिन भी या पेशाब भी आराम से बाहर आ सके। उनके उस मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि उस मॉडल के उस भाग को इतने कस के सिला गया था कि उसको पेट में दर्द चालू हो गया था, पीरियड का ब्लड बाहर नहीं आ पा रहा था। उसके बाद वो भाग के यूएस चली गई, और बहुत ही अच्छी स्टोरी है एंड शी वाज एबल टू टेल इट टू एवरीबॉडी, एंड जेनाइटल म्यूटिलेशन के अगेंस्ट फिर लॉज भी बने, लेकिन अभी भी मुझे लगता है वहाँ पे वो फॉलो होता है, बिकॉज बहुत ट्रेडिशनल लोग है ना वहाँ के अफ्रीकन लोग, सो कुछ जगह पे ये फॉलो होता है।
लेकिन अगर हम हाइवन विमेन के लिए बात कर रहे हैं तो जी। ऐसा कुछ मेल के लिए भी है कि उनकी वर्जिनिटी ऐसा का पता कहते चले? जी, बट ये कोई फुल प्रूफ नहीं है. दिस इज हाँ, अगेन वेरी कंट्रोवर्शियल एंड प्लीज बी आई विल से ऑडियंस को कि थोड़ा मुझ पे रहम खाए कि मैं ये फुल प्रूफ चीज नहीं है. फॉर्निशियल टीयर करके एक होता है, मतलब लिंग पेनिस जो होता है उसके ऊपर एक फोर स्किन होती है जो आगे पीछे होती है. वो नीचे से कनेक्टेड होती है फोरचिप पे. वो जब पहली बार कोई आदमी संबंध रखते हैं तो कुछ कुछ पुरुषों में 60% पुरुषों में उसका टीयर होना देखा गया है. ओके. बट ये कुछ पुरुषों में ही देखा गया है. पर अगेन मैं कहूंगी कि पुरुषों की वर्जिनिटी का जैसे स्त्री की वर्जिनिटी महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे लगता है पुरुषों की भी नहीं होनी चाहिए. बस मुझे जानना था कि क्या ऑफ कोर्स फॉर हम ये सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि अगर वो वहां से अगर टीयर हो रहा है वो जगह से जहाँ पे वो फोर्स के नीचे साइड से अटैच होती है, दैट इज वन ऑफ द साइन कि ये पहली बार वो आदमी रिलेशन रख रहा है. यस. बहुत सारे मेल को ये इशू आता है जब वो इंटरकोर्स करते हैं तो उनको इजैकुलेशन हो जाती है, बहुत जल्दी उनकी डिस्चार्ज हो जाती है. जी जी. तो ये जो होने की जो होती है वो कितनी मतलब सही है या फिर कैसे इसको हम ठीक करें, या कितने देर तक हो जानी चाहिए? क्योंकि बहुत को लगता है कि मेरी बहुत जल्दी हो रही है जी, लेकिन वो एक्चुअली में हो रही है, कैसे हम समझे? जी. सो पुरुषों में दो चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे. एक तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, दूसरा है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन. सो सबसे पहले कि जब कोई पुरुष संबंध रखना चाह रहे हैं उस वक्त अगर वो लिंग सख्त बहुत वक्त तक नहीं रख पा रहे तो उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहा जाता है. और बहुत वक्त का मतलब कहना है मेरा सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल जहाँ तक है वहां तक, यानी 7 से 8 मिनट. ठीक है. एक्साइटमेंट से ऑर्गेजम तक का समय. दूसरी चीज ये क्यों होता है? पहली बात तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है परफॉर्मेंस एंजाइटी. कोई क्रिकेट का प्लेयर है, अगर वो ग्राउंड पे जा रहा है परफॉर्म करने के लिए, जिस तरीके की एंजाइटी उसको होती है सेम एंजाइटी पुरुषों को भी होती है. अब ये क्यों होती है? परफेक्ट बेड पार्टनर की एक्सपेक्टेशन कि मैं मेरे फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाऊंगा या नहीं, ये एक ये होता है. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो मूवीज देख के, जो मैंने कहा कि वीडियोस देख के आते हैं कि किसी का लिंग बहुत बड़ा है, क्योंकि वो वीडियोस में दिखाया जाता है कि जो एक्टर है उसका लिंग काफी बड़ा दिखाया जाता है, या बॉडी फिजिक बहुत ही सुदृढ़ होती है, बल सौष्ठव होते हैं बहुत लोग, 6 पैक्स वगैरह रहते हैं, मसल मास अच्छा होता है. हमारे इंडियन मैन की तोंद होती है, फैमिली पैक होता है. ठीक है. एवरेज इंडियन मैन है, वो बेचारा काम कर रहा है, ऑफिस में मर रहा है, घर में बीवी की सुन रहा है, साथ अपनी माँ बाप की सुन रहा है, वो परेशान है. वो उसको वैसी फिजिक पॉसिबल नहीं है. दूसरी बात, पार्टनर को डिससेटिस्फाई करने का डर भी एक होता है कि मैं इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ. अब ये सब चीजें जब वो सोचता है तो इरेक्शन कम हो जाता है. अब एंजाइटी हो गई है. अब ये जब बार बार होगा तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, और जब फ्रस्ट्रेशन होगा तो डिसफंक्शन सेटिंग हो जाएगा, उसको ये तकलीफ बार बार हो. तो ये साइकोलॉजिकल, क्योंकि सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल ब्रेन में शुरू होती है. मुझे लगता है ये बहुत टेक अवे मैसेज है इस पॉडकास्ट का, कि अगर हम ये समझे कि ये ब्रेन से शुरू होता है. दूसरी बात, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन यानी बॉडी के आकार को, लिंग के आकार को लेके तो है ही. अब प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी क्या होता है? यानी वक्त से पहले, ऑर्गेजम के पहले ही वीर्य स्खलन हो जाना. तो ये कब होता है? कि जब ऑर्गेजम आने के पहले ही वीर्य स्खलन हो जाता है और वो मेंटेन नहीं हो पाता है, इरेक्शन मेंटेन नहीं हो. इसका कारण क्या क्या हो सकता है? शराब, सिगरेट या स्मोकिंग, इनका सेवन कम करे, एक्सरसाइज करे, सेहतमंद रहे, एंडोक्राइनोलॉजिकल डिजीज जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसको कंट्रोल में ले आए. जैसे विमेन के लिए कीगल्स एक्सरसाइजेस जरूरी है, मेन के लिए भी कीगल्स एक्सरसाइजेस जरूरी है. उनका पेल्विक फ्लोर अगर वो ट्रेन करेंगे तो वो इरेक्शन ज्यादा देर बरकरार कर पाएंगे. ठीक है. अब ये कैसे होता है? सो उसके लिए डीप ब्रीदिंग एंड फोकस ये एक कर सकते हैं कि जब आप रिलेशन एक्ट चालू है आपका,
तब आप बाकी चीजें ना सोचे कि मैं इसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ या नहीं, यार मैं बहुत जल्दी डिस्चार्ज तो नहीं हो जाऊंगा। आप डीप ब्रीथ्स ले और फोकस करते रहे एक ही चीज पर, तो वो होगा। दूसरी बात, पेल्विक फ्लोर जब ट्रेन होगा तो इरेक्शन पे ज्यादा अच्छा कंट्रोल बनेगा। तीसरी चीज जो मैं पहले भी कही थी, फोर प्ले में ज्यादा इंडल्ज करें, प्लेटो फेज को बढ़ाइए। आपकी जो पार्टनर है वो भी ऑर्गेजम फेज में जाएगी और आप भी उसको रोकथाम भी कर पाएंगे आपके प्री मैच्योर इजैकुलेशन को। सो इंडल्जिंग इन फोर प्ले इज द की। अब रहा कि जिसका डिस्फंक्शन ऑलरेडी सेट हो चुका है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, उनके लिए क्या ऑप्शंस है। मेडिसिन है जो हमने डिस्कस किया कि बच्चे लेके आते हैं, टाडानाफिल या वायग्रा बोल के जो ड्रग्स आती है वो ले सकते हैं। हाइपरटेंशन के पेशेंट ऑब्वियसली ये ड्रग्स ना ले, डॉक्टर्स के सलाह से आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। और कीगल चेयर जो है वो पुरुषों के लिए भी है। दूसरा आता है शॉकवेव थेरेपी, जिससे इंस्टेंटली इरेक्शन आता है, वो भी यूज किया जा सकता है। मास्टरबेशन में खुद को ट्रेन करें कि आप ज्यादा देर तक इरेक्शन और इजैकुलेशन ना करें और इरेक्शन मेंटेन करके रखें। थोड़ा फोकस करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से वो होगा, या पेल्विक फ्लोर के स्ट्रेंथनिंग से वो होगा। आखिरी बात ये है कि पी शॉट बोल के एक ट्रीटमेंट आता है, जो बहुत ही ऐसे सीवियर केस है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये सब जहाँ काम नहीं आ रहा है वहाँ पे पीनाइल शॉट होता है, यानी लिंग को सख्त किया जाता है शॉकवेव थेरेपी से, और पीआरपी के शॉट्स इंजेक्शन दिए जाते हैं लिंग के अंदर। उसके इफेक्ट्स टेम्पररी यानी 6 से 8 महीने तक रहते हैं, लेकिन बहुत लोग वो भी करते हैं बिकॉज दे वांट टू लिव देयर लाइफ इन दिस वे। वो नहीं चाहते कि हम अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हमारे पार्टनर को दें। कपल काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, महिलाओं के लिए भी है तो पुरुषों के लिए भी है। प्लेजर कोचिंग जो मैंने कहा है वो महिलाओं के लिए भी होता है और पुरुषों के लिए भी होता है। तो कपल थेरेपी विद प्लेजर कोचिंग विद साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, इसके साथ आदमी को अगर आप कॉन्फिडेंस देंगे तो वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बाहर आ सकते हैं। जी जी बिल्कुल, जैसे आप इतनी डिटेल में बता रही हैं, बहुत लोग तो इस वीडियो को ये ऐसे भी लेंगे कि इस टाइप का वीडियो मुझे देखना ही नहीं है। यस, आप इसको बहुत विस्तृत तरीके से बता रहे हैं क्योंकि आपकी जीवन की एक कड़ी है वो। जी, आप उस दौर से गुजरते हो। आप जब 14 ईयर 15 ईयर के हो जाते हो, आप समझना शुरू करते हो ये क्या है, और आप एक लाइफ में जाने के लिए तैयार होते हो, तो आप पार्टनर है, इट्स मीन कि आप दोनों हो, जी साथ में हो। मुझे इस बात को, आई एम वेरी सॉरी मैं आपको टोक रही हूँ, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। क्योंकि हम भारत में रहते हैं, यहाँ पे कामसूत्र लिखा गया था। हाँ। और हमको सिर्फ कामसूत्र ही पता है, ये इतना ही नहीं, इसके ऊपर इतना आर्टिकल लिखा गया था भारत देश में, जो नालंदा यूनिवर्सिटी में था, जो जला दी गई मुगल इन्वेजन के टाइम पे। देर इज सो मच रिटर्न रिगार्डिंग दिस कॉन्टेक्स्ट, आर्ट ऑफ सिडक्शन कह लीजिए, या औरतों के प्लेजर पॉइंट्स को लेके कह लीजिए, पोजीशंस को लेके, सेक्सुअल पोजीशंस को लेके, देयर वाज सो मच नॉलेज व्हिच हैज बीन लॉस्ट। एंड ये सब जो है ना, इस चीज को लेके झिझक, शर्म महसूस करना, ये हमारा इंडियन कल्चर तो नहीं है। अगर आप अजंता वेलोरा की वो जो लेनी है, या वहाँ के जो स्कल्पचर्स आप देखेंगे, दे आर नॉट लाइक कि हमारे आज का जो समाज है उससे वो मेल नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता। और इसको टैबू नहीं समझना चाहिए, इस बारे में बात होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सकारात्मक चर्चा, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं ये समझती हूँ कि पहले के टाइम में जो अजंता एलोरा की जब बात कर रहे, कामासूत्र की जब बात कर रहे, उस टाइम हमारा सोसाइटी ज्यादा अवेयर था, चीज पे खुल के बात होती थी, लोग बात करना चाहते थे। आज के टाइम में हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको डिस्कस नहीं करते। अगर आप किसी ग्रुप ऑफ मेन को पूछेंगे कि व्हाट अ वुमन हैज टू बी डिजायरेबल और अट्रैक्टिव, तो वो 50 चीजों की लिस्ट दे देंगे आपको। शी हैज टू बी गुड लुकिंग, शी हैज टू हैव गुड फिगर, गोरी होनी चाहिए, काली होनी चाहिए, लंबे बाल, बॉडी से अच्छा स्मेल आना चाहिए, बड़े नितंब होने चाहिए, बड़े बूब्स होने चाहिए, या उसके हिप्स बड़े होने चाहिए, सिंच वेस्ट होनी चाहिए, नेल पॉलिश होने चाहिए, मेकअप किया हुआ होना चाहिए, साड़ी पहनना चाहिए या ड्रेस पहनना चाहिए, उसको डांसिंग आना चाहिए, सिंगिंग आना चाहिए, ये कला आनी चाहिए, अच्छी बात करना चाहिए, हंसते रहनी चाहिए, खाना आना चाहिए। 100 चीजें बताएंगे।
वही अगर आप पूछेंगे कोई क्राउड को कि मेल को डिजायरेबल होने के लिए क्या करना चाहिए, तो बहुत लड़कियों का आंसर आएगा कि रिच होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं है। अगर विमेन के लिए इतनी चीजें हैं, औरतों के लिए है, तो वो पुरुषों के लिए भी होनी चाहिए कि उनको डिजायरेबल होने के लिए भी उनका एक शरीर सौष्ठव अच्छा होना चाहिए। दे शुड बी एबल टू गिव गुड प्लेजर व्हाइल हैविंग सेक्स, दे शुड बी केयरिंग इनफ, दे शुड बी प्रोवाइडर। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। अब सैडली इन चीजों को साइडलाइन कर दिया गया और सिर्फ सेक्स एज अ पार्ट हम उसको देख रहे हैं, बाकी चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं है कहीं पे भी। जी बिल्कुल सही बात बोली है कि हम लड़कियों से पूछे तो वो मनी ओरिएंटेड बताए जाते हैं, जी। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता जी। है कि पेरेंट्स, जब हम लड़का ढूंढने जाते हैं जी। एज ए पेरेंट्स, तो हमें ये बताया जाता है वो लड़का डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो जी। आईएएस है, उनको उस चीज से लेबलिंग की जाती है। वो कैसा है उसको नहीं पता है। लड़की का जब हम बात करने जाते हैं, लड़की सुंदर है, लंबी है, घने बाल है, ये सब बताया जाता है। एडुकेशन है एक पॉइंट, ये है, बट वो एडवांस एडिटिव है। हाँ, लेकिन ये फीचर पहले बताया जाता है। आजकल के मेल में एक इशू ये भी आ रहा है कि वो इनफर्टिलिटी ज्यादा फेस कर रहे हैं। जी। और उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। जी। और मतलब आपके अनुसार, आपके पास जो आते होंगे, इनफर्टिलिटी का सबसे ज्यादा रीजन क्या निकल के आ रहा है? सबसे ज्यादा कॉमन कारण तो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है। स्ट्रेस है, उनका बायोलॉजिकल क्लॉक जो कह रहे हैं या रिदम कह रहे हैं वो डिस्ट्रॉयड है। मतलब इतना स्ट्रेस और कॉर्टिसोल लेवल जब हाई हो जाता है तो इसका ऑब्वियसली एक बैड इफेक्ट आपके स्पर्म प्रोडक्शन पे होगा, शुक्राणु के प्रोडक्शन पे होगा। शराब का सेवन ठीक है, बट स्मोकिंग, धूम्रपान, तंबाकू, इसकी वजह से स्पर्म की, शुक्राणु की जो मोटिलिटी गति होती है उसमें इफेक्ट होता है। अनुवांशिक आजार भी, अनुवांशिक कुछ बीमारियां भी होती है जैसे वाई क्रोमोसोम डिलीशन कहते हैं, वो भी देखा गया है। देन वेरिकोसिल यानी अंडकोश की नसों के अंदर सूजन, वो सर्जिकली करेक्टेड है पर उसकी वजह से भी तकलीफ, इनफर्टिलिटी हो सकती है। अंडकोश के नसों का इन्फेक्शन यानी एपिडिडाइमेटिस जो कहा जाता है, उसका एक हो। ऐसे एक्चुअली जो कारण है उसको डिवाइड किया गया है प्री टेस्टिकुलर, पोस्ट टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर कॉजेज में। प्री टेस्टिकुलर में जो मैंने कहे ये सब आते हैं, टेस्टिकुलर में मेनली अनुवांशिक कारण आते हैं, जैसे बचपन में मार लग गई और टेस्टिकल्स खराब हो गए या टेस्टिकुलर फेलियर हो गया, ये सब। पोस्ट टेस्टिकुलर में ब्लॉकेजेस मेनली आते हैं जैसे वेरिकोसिल, एपिडिडाइमेसिस, ये इन्फेक्शन के कारण। इसका महत्वपूर्ण कारण जो आपके अभी दिखाया जाता है, अब हम एक्चुअली डायग्नोज कैसे करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और लोग गूगल करते भी है बहुत ज्यादा कि सेमेन एनालिसिस यानी वीर्य का तपास जो होता है, जो हम वीर्य का अभ्यास करते हैं, उसमें एग्जैक्टली क्या देखा जाता है। वीर्य यानी सेमेन, सेमेन के अंदर होते हैं शुक्राणु जिसको हम स्पर्म कहते हैं। तो अब वैसे तो अभ्यास बहुत बड़ा है, लेकिन मैं मोटा मोटी 3 चीजें आपको बताऊंगी कि क्या देखा जाता है। पहली चीज संख्या देखी जाती है यानी नंबर। सो कॉन्सेंट्रेशन 16 मिलियन पर ml होना चाहिए या उससे ज्यादा। उसके बाद दूसरा आता है गति यानी मोटिलिटी। समझिए स्पर्म दिखने में अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो कैसा होता है, एक सर होता है, मिड पीस होता है, हेड, मिड पीस, टेल यानी सर, बीच का भाग और पूंछ, ऐसा भाग होता है। वो पूंछ के उसकी मूवमेंट जो है विप लाइक होती है, उससे वो आगे भागते हैं। अगर स्पर्म की, शुक्राणु की अगर हमने रेस लगाई, रेस में जो सीधे सीधे भागते हुए जाते हैं उनको प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कहते हैं। अब इनके 2 प्रकार है, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। ऐसा कहा जाता है प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 30% होनी चाहिए WHO 6th एडिशन के हिसाब से, ठीक है, और संख्या का भी वही प्रमाण है। तीसरा होता है मॉर्फोलॉजी यानी शुक्राणु की संरचना। जैसे मैंने बताया, स्पर्म या शुक्राणु का एक सर, बीच का भाग और टेल होता है। 2 सर रहे नहीं चलेगा, मिड पीस गायब है नहीं चलेगा, लंबी पूंछ नहीं चलेगी, छोटी पूंछ नहीं चलेगी, ज्यादा पूंछ भी नहीं चलेगी। मुझे 100 में से 4 शुक्राणु नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल संरचना के चाहिए, उतना भी मेरे लिए बस हो जाता है। अब आप समझिए इन पैरामीटर्स के ऊपर में हमने 4 से 5 चीजें डायग्नोसिस बनाए हैं। अगर ये तीनों चीजें सही है तो हम नॉर्मोजूस्पर्मिया कहेंगे। अगर संख्या में कमतरता है तो हम उसको ओलिगोस्पर्मिया यानी कम स्पर्म है कहेंगे। अगर कोई स्पर्म की गति कम है तो हम उसको एस्थेनोस्पर्मिया यानी लेजी स्पर्म्स कहेंगे। अगर किसी की संरचना 4% भी नहीं है तब हम उसको, नॉर्मल संरचना अगर 4% नहीं तो हम उसको केराटोजूस्पर्मिया कहेंगे।
और अगर ये तीनों कोई बेचारा किस्मत का मारा जिसको ये तीनों चीजें हैं तो हम उसको ओलिगो एस्टेनोटेराटोजोस्पर्मिया कहेंगे, उसको शॉर्टकट में ओट्स कहा जाता है। ओके, तो ये इनके ऊपर इंडिविजुअल कारणों के ऊपर में इंडिविजुअल ट्रीटमेंट मैनेजमेंट है, अब हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। आप आपका फर्टिलिटी जो है मेंटेन बरकरार रखने के लिए क्या कर सकते हो, आदतें कम कीजिए, जैसे धूम्रपान बंद कर दीजिए, तंबाकू का सेवन बंद कर दीजिए, अल्कोहल का सेवन कभी कभार कर सकते हैं बट वो भी रेकमेंड मैं नहीं करूंगी। डायबिटीज और हाइपरटेंशन को कंट्रोल कीजिए। आप कैसे कंट्रोल करें, हाइपरटेंशन कंट्रोल करके मेडिटेशन कीजिए। डायबिटीज के लिए ऑब्वियसली अच्छा खाना और एक्सरसाइज महत्वपूर्ण है। एक्सरसाइज करने से पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कह लीजिए या इन जनरल एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होता है नेचुरली। एंटीऑक्सीडेंट का सेवन कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के सेवन में क्या होता है कि कुछ गोलियां एस्टाजेंथिन, कोएंजाइम Q, यूबिक्विटोन, इसके कॉम्बिनेशन की दवाइयां आती हैं। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स आप कहाँ से ले सकते हैं, बेरीज है, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, गूसबेरीज, आंवला, ये सब, इसके सेवन से वो इम्प्रूव होगा। 8 घंटे की नींद लीजिए, वो बहुत जरूरी है क्योंकि वो ब्रेन को सेट करता है उसके बायोलॉजिकल क्लॉक में। ओके, स्ट्रेस कम करना है, इसके लिए नींद जरूरी है, तो मेडिटेशन जरूरी है, एक सेहतपूर्ण लाइफस्टाइल की जरूरत है। ये सब अगर फॉलो करेंगे तो दुष्परिणाम धीरे कम, मैं नहीं कहूंगी अगर ऑलरेडी डैमेज हो चुका है तो हम उसको बहुत हद तक करेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जिनको जैसे फॉर एग्जांपल कोई कपल प्लान कर रहे हैं तो 6 से 8 महीने आप ये लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए और आप फिर देखिए आपको किसी फर्टिलिटी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने डिस्कस किया मेंटल हेल्थ रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ, जी, तो बहुत सारे मेल को ये प्रॉब्लम सिर्फ सेक्स ना सही से होना और उनके सेटिस्फाइड ना होना, ना कर पाना, ये लेके उनके मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है जी। तो ये आप इस चीज को कैसे देखती है? जब भी कोई पेशेंट या महिला मेरे पास आती है तो पता नहीं शर्म की वजह से या कह लीजिए, मैंने जैसे पहले ही कहा कि झिझक बहुत महसूस करते हैं, हस्बैंड के साथ कभी नहीं आएंगे, अलग अलग आते हैं। मेरे लिए वो भी ठीक है। मैं एक मेरे पास क्वेश्चनर है FSFI का जिसमें फीमेल सेक्सुअलिटी के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगी कि लास्ट 4 वीक्स में कितनी बार उनको इच्छाएं हुई, कितनी तीव्र इच्छाएं हुई, फिर कितनी बार उनको जेनेटेलिया में गीलापन महसूस हुआ, कितने बार ये इच्छाओं के वजह से उन्होंने रिलेशन रखा, कितना अच्छा अनुभव था, ये उसमें सब क्वेश्चनर लिखा गया है। अब क्योंकि ये बात अगर मैं पूछूंगी वो सब चीज का नहीं, नो, ना, यही जवाब आता है मुझे। अब मैं आप सोचे मेरा काम, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि किसी के बेडरूम के क्वेश्चंस मुझे उनको पूछने हैं, वो भी अनकंफर्टेबल है और मैं भी अनकंफर्टेबल हूँ, पर लेकिन मुझे फिर याद आता है कि मेरे मेंटर ने मुझे कहा था कि जितना आप खुल के बात करोगे ना, जितना आप इसको नॉर्मलाइज करोगे, सेक्सी तो है, क्या प्रॉब्लम है, इट्स ओके। हम इतने 2 बिलियन पॉपुलेशन है, अगर ये ना करते तो थोड़ी होते थे 2 बिलियन, सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट से इट। इसलिए बेटर है कि मैं ही इनिशिएटिव लेके इस चीज के बारे में खुल के बात करूं। मैं जितना नेकेड काउंसलिंग करूंगी उतना उनके लिए अच्छा है, वो ज्यादा बता पाएंगी। मेंटल हेल्थ इसलिए भी जरूरी है कि अभी कुछ शादियां जो है वो रूममेट मैरिजेस में कन्वर्ट हो गई है, जिसका मतलब रूममेट मैरिज है क्या, ये कॉन्सेप्ट मैंने भी नया ही सुना है, बट ऐसा होता है कि 2-3 साल हो गए हस्बैंड वाइफ में रिलेशंस नहीं रह रहे हैं, उनके आपसी तनाव कह लीजिए, टाइम नहीं है, जो भी रीजन की वजह से वो अपने आप एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं रख पाते एंड एस्ट्रेंज बिहेवियर चालू। अब ये बिल्कुल ही खराब बात है, अगर आपका वैवाहिक जीवन में आप रिलेशन नहीं रख पा रहे हो, ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि इससे वैवाहिक जीवन आपका और खराब स्थिति में जाएगा, इससे प्रॉब्लम्स और बढ़ेगी। आपको कहना होगा कि मुझे तो इच्छा ही नहीं होती, मुझे इस आदमी से प्यार रहा नहीं है, जो भी है आप उसको सॉर्ट आउट कीजिए धीरे धीरे। आप अगर इस बारे में बात करेंगे, मुझे लगता है पुरुषों को भी थोड़ी सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए स्त्रियों की तरफ। अगर उनको पेन हो रहा है या उनकी कोई प्रॉब्लम्स है, घर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो उसमें अगर वो संवेदनशील थोड़े रहेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। रही बात पुरुषों की, स्त्रियों की भी जो एक्सपेक्टेशन है पुरुषों से, वो कोई सुपरमैन नहीं है जिससे आपने शादी की, वो कॉमन इंडियन मैन है, तो आप उससे थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम रखें।
आप ये मेरे लाइफ में मेरा ये मुझे बहुत अच्छा फंडा लगता है कि एक्सपेक्टेशन आप कम रहो, जब एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो तो ज्यादा खुशी होती है, बराबर है। आप अगर बहुत एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि ऐसा बॉडी होना चाहिए, ऐसा फैशन सेंस होना चाहिए, ऐसा इतना बड़ा साइज होना चाहिए, इतना देर तक उसने करना चाहिए, वो नहीं होगा, वो नेचुरली नहीं है, राइट। फोर प्ले में इंडल्ज कीजिए, एक दूसरे के लिए चाय बनाइए, किस कीजिए, हग कीजिए, बाहर जाते टाइम पे कोई डेट पे चले जाइए, कभी आप अपनी बीवी के लिए फ्लावर्स ले आइए। दिस आर वेरी सिंपल थिंग्स एंड यू डोंट नीड अ गायनेकोलॉजिस्ट टू टेल यू दिस थिंग्स, आई फील दिस आर वेरी स्मॉल थिंग्स, आई फील कि ये बहुत छोटी बातें हैं, जिसे आप जेस्चर्स कह लीजिए, रोमांटिक जेस्चर्स। बच्चों को कहीं साइड में रख दीजिए, नाना नानी के पास, दादा दादी के पास जाके डेट पे जाइए। मुझे लगता है मंथली एक बार सिर्फ हस्बैंड वाइफ को अकेले खाना खाने जाना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए कि क्या हमारे इस महीने के प्रॉब्लम्स थोड़े कम हो सकते हैं, या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। दिस इज व्हाट कपल काउंसलिंग इज ऑल अबाउट। मतलब आपको क्या लगता है मैं क्या करती हूँ कपल काउंसलिंग में? आई हैव टू कोई भी अपने घर की बातें नहीं बताता है डॉक्टर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल, कितना भी आप कह लीजिए कि क्या इशू है क्या इशू है, वो नहीं बताएंगे। ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, वो वही 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 दे विल बीट अराउंड द बुश। कोई बहुत ही जेन्युइन होते वही बता देते हैं, या तो बीवी बताएगी या हस्बैंड बताएगा, ऐसे। बट सब कुछ तो नहीं बता पाते। देन आई टेल देम टू फॉलो these exercises, to talk 5 nice things about your wife. You tell 5 nice things about your husband. What do you like about him? फिजिकल अपीयरेंस छोड़ के आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो बताइए। क्या एक्सपेक्टेशन है जो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, यहाँ से। और धीरे धीरे फिर बेडरूम क्वेश्चंस आए आस्क देम। एंड मेरा थोड़ा एक दो फंडे है कि ईट राइट, मेडिटेट, एक्सरसाइज एंड स्लीप राइट। ईट, स्लीप, मेडिटेट, एक्सरसाइज, ये मैं उनको, ये 4 चीजें मैं उनको करने बोलती हूँ। और वो सिर्फ एक पर्सन काम कर रहा है, दूसरा पर्सन सिर्फ सो रहा है, ऊँघ रहा है, वो मैं रेकमेंड नहीं करती। आप थोड़ा आपके बीवी का हाथ बटाइए काम में, शायद उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये, और इसका इम्पैक्ट आता है धीरे धीरे 3 महीने के काउंसलिंग के बाद में कह लीजिए, या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बाद कह लीजिए, या उनके लेजर थेरेपीज के बाद, मोस्टली 80% तो पेशेंट सेटिस्फाइड ही होके जाते हैं। जी बिल्कुल। आप बार बार एक टर्म यूज कर रही हैं, फोर प्ले। जी, ये एक्चुअली फोर प्ले कैसे होता है उसके बारे में बताना चाहेंगे? फोर प्ले का मतलब ये होता है, जो मेन एक्ट होता है उसके पहले जो भी चीजें होती है, जो भी एक्शंस होते हैं, उसको फोर प्ले कहा जाता है। इसमें किसिंग होता है, चाहे मर्द करे या औरत, दोनों एक दूसरे को अपनी बॉडी पे टच करना, किस करना। देन हर उस उत्तेजक जगह को एक्सप्लोर करना जो आपके वाइफ को अच्छा लगता है। वो जैसे क्लिटोरल स्टिमुलेशन हो गया है, तो वह आप हस्बैंड फिंगर से कर सकते हैं, वहाँ पे लुब्रिकेंट लगा के कर सकते हैं, कोई ओरल सेक्स देके भी कर सकते हैं। किसी भी चीज की जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो वो नहीं करना चाहिए। देन बहुत सारी चीजें होती है, ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करना, उनको कैरेसिंग करना या हग करना, ये सब चीजें फोर प्ले में होती है। जिससे भी, जो भी चीज से उत्तेजना स्त्री की बढ़ा सकते हैं, वो चीज को आप फोर प्ले में कीजिए। जी बिल्कुल सही बात। क्योंकि फोर प्ले की तो बात करते हैं, मतलब अब हम इंडियन में, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें गड़बड़ में होते हैं सब। हाँ, हड़बड़ में है, बस उनको इंटरकोर्स करना है, बस उनको सेक्स का मतलब वही लगता है कि बस मुझे इंटरकोर्स करना है, हमें जल्दी से, एक जल्दीबाजी की काम लगती है। जी। और मुझे जहाँ तक उस आर्टिकल में जैसे मेंशन था कि ज्यादातर इंडियन विमेन को प्लेजर जो नहीं आती है, वो फोर प्ले मिसिंग रहती है। यस, अगर आप वो कर लेते हो तो वो आएगी ही आएगी। यस। तो वो आर्टिकल बहुत, आपसे बात करने से मैं बताऊंगी कि फोर प्ले बहुत लोग पूछते हैं कि कितना करना चाहिए। तो जब तक स्त्री खुद ना कहे कि बस अब हमें वो करना चाहिए, तब तक तो करते रहना चाहिए। हाँ, मैं ये रेकमेंड करूंगी, और ऐसा होता है। दूसरी बात ये भी देखी गई है कि फोर प्ले सिर्फ इस चीज के लिए नहीं है कि उत्तेजना बढ़ाएगी, उत्तेजना बढ़ेगी तो नेचुरल लुब्रिकेशन भी बढ़ेगा, उसको तकलीफ कम होगा। ये बहुत जरूरी बात है, वो मिस कर जाते हैं बहुत लोग। और जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, मेन को भी, अगर वो फोर प्ले इंक्रीज करेंगे, उनका ध्यान फोर प्ले में है, इरेक्शन पे ज्यादा नहीं है, तो डिस्फंक्शन अपने आप ही उसके चांसेस कम हो जाते हैं।
समझिए। दूसरा ये है कि पोजीशन स्विच करना, जो सेक्सुअल एक्ट के पोजीशन से अगर वो स्विच करते हैं उससे भी वो इरेक्शन पे कंट्रोल पा सकते हैं जी। अगर आप स्विच करते हैं, यू विल लास्ट लॉन्गर, ऐसा कहा जाता है। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी और सेक्सुअल हेल्थ में आपके अनुसार क्या सबसे ज्यादा आपने फेस किया, आपके सामने क्या क्या मिथ आई है इसको लेके? कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी को लेके सबसे कॉमन 2 मिथ मुझे जो आते हैं, जिसके बारे में मैंने बात भी की थी, कि सिर्फ आकर्षकता बढ़ाने के लिए ये ब्रांच है, ऐसा लगता है कई स्त्रियों को। तो वो आती है कि प्राइवेट पार्ट हमें गोरे करने हैं या वो हेयरलेस करने हैं, एक वो होता है, ये सरासर गलत है। मैं एस्थेटिक पार्ट तो है ही, उसके साथ में इसकी कार्यप्रणाली और कार्यक्षमता बढ़ाने का काम कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी करता है। दूसरा कॉमन मिथ है रीवर्जिनेशन का, वो आती है कि वापस से हाइमेन रिपेयर करने का सर्जरी, इसी के लिए कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी है, ये कॉमनली देखा गया है, ऐसा नहीं है। मैंने जितना मुझे लगता है हमने डिस्कस किया उसमें बहुत सारी सर्जरीज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमने एड्रेस किया है, जैसे कपल्स काउंसलिंग हो गया, प्लेजर कोचिंग हो गई, या ऑर्गेजम बढ़ाने के लिए मैंने एक्चुअली मेरे से एक मैं कहना चाहूंगी, और एक कि ऑर्गेजम बढ़ाने के लिए जो हमने एक और ट्रीटमेंट होती है, मोडालिटी होती है, उसमें जी स्पॉट एनहांसमेंट भी एक होता है। तो वैसे तो ये टर्म यूज नहीं कर सकते क्योंकि जिन्होंने ये तकनीक निकाली उन्होंने ये पेटेंट कर लिया है। सो क्लिटोरस के ऊपर में भी अगर हम पीआरपी इंजेक्ट करते हैं तो उसको वी शॉट कहते हैं, और जी स्पॉट के अंदर अगर हम पीआरपी इंजेक्ट करते हैं, जो कि एक टेक्निक होता है, तो उसको हम जी स्पॉट एनहांसमेंट या वी शॉट एनहांसमेंट, उससे भी सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है। जो एसेक्सुअल फील करते हैं, जिनको बिल्कुल ही ऑर्गेजम्स नहीं आते, उनके लिए ये एक मैनेजमेंट भी, एक और मोडालिटी ऑफ मैनेजमेंट ये भी होता है, जो मैं बताना भूल गई। और अभी मिथ पर आते हैं, तो सेक्सुअल वेलनेस को लेके एक और मिथ ये देखा गया है कि इस बारे में बात ही नहीं होनी चाहिए। लोगों को लगता है कि ये टैबू टॉपिक है, इस बारे में बात नहीं होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम बढ़ती उम्र के साथ ही आता है, एक बहुत कॉमन ये मिथ है। ये प्रॉब्लम सिर्फ औरतों की ही होती है, ये भी बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है, औरतों को भी है तो पुरुषों को भी सेम दिक्कत हो सकती है। सेक्सुअल वेलनेस के बारे में बात ही करने की क्या जरूरत है जब हमारे बच्चे हो चुके हैं। हाँ, सेक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर हैप्पी मैरिड लाइफ। अगर फिजिकल रिलेशन रखने में कुछ प्रॉब्लम्स है और उसके लिए सोल्यूशन अवेलेबल है, तो मुझे लगता है इसका फायदा उठाने में दिक्कत नहीं है। पर लोग ये एड्रेस नहीं कर पाते। आप इसको कैसे मेरे हिसाब से कैसे आप ठीक कर सकते हैं, तो अवेयरनेस क्रिएट करना, तो ये स्कूल से शुरू होना चाहिए कि वर्कशॉप्स होनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन बताया जाना चाहिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट सिखाया जाना चाहिए, एनजीओ के थ्रू प्रोग्राम्स एसोसिएट होने चाहिए। गवर्नमेंट ने इसके लिए मोबाइल अगर कैंप्स जो विलेज वाली औरतें हैं उनके लिए रखा जाए तो बहुत ही उत्तम उनके लिए ये कार्य प्रणाली हो जाएगी। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि सेलिब्रिटीज का आजकल ट्रेंड है, सोशल मीडिया का हमारे पास ट्रेंड है। अगर इन्फ्लुएंसर्स इसको अडेप्ट करते हैं, अगर वो सामने आकर इस चीज को एक्सप्लेन कर सके, तो वो एक ट्रेंड हो जाएगा और इसके बारे में बात करना ज्यादा सरल हो जाएगा, जो कि मुझे देखा है, अभी दिख रहा है कि वो हो रहा है धीरे धीरे। ऐसे पॉडकास्ट, वेबिनार, सेमिनार्स अगर होते रहे तो उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा जानकारी लोगों को मिलेगी। मैं ये अपेक्षा कर रही हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मिथ्स, जो मिस्टेक्स या जो उनके दिमाग में एक अलग मिसकॉन्सेप्ट है, मैंने बहुत प्रयास से किया है इस बार तो, कि मैं वो दूर कर सकूं या मैं उनको थोड़ा बहुत तो भी नॉलेज दे सकूं, जागरूकता क्रिएट कर सकूं इस बारे में। लास्टली एक ये भी हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया और ये सब तो है ही, जागरूकता क्रिएट करने के लिए इस बारे में खुल के बात करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव होगा कि आप बात करें इस बारे में। सोशल मीडिया के थ्रू आप रेज कीजिए, आप इसको लेके गायनेकोलॉजिस्ट, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट फॉर दैट मैटर, उनसे जाके मिले तो आपको उसका सरल उपाय शायद आपको मिलेगा। और लास्टली मैं यही कहूंगी कि अगर आपको ये दिक्कत है तो आप खुल के मदद मांगिए। आपने इतनी डिटेल जानकारी दी और एक ऐसे टॉपिक जिस पे लोग बात करना नहीं चाहते हैं, उसके आपने बहुत ही विस्तृत रूप से, चाहे वो इंटरकोर्स हो, फोरप्ले हो, या फिर
विमेन सेक्सुअलिटी हो जी आपने बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कस किया है। मुझे लगता है कि बहुत सारे वुमेन या मेल इस चीज से परेशान होंगे या लड़ रहे होंगे या अपने आप में ही क्वेश्चन आंसर कर रहे यस होंगे, गूगल से पूछ रहे होंगे। जी लेकिन मैं हम यहाँ बैठे हैं, सामने है, एक्सपर्ट है, आप कहाँ कहाँ पे आपका एक प्लेटफॉर्म है अवेलेबल जिससे लोग आपसे कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी मुश्किलों को समाधान ले सकते हैं। जी मैं विश्वराज ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स जो है लोनी काड़गोर में, वहाँ पे सोमवार बुधवार और शनिवार को होती हूँ 3 से 6 बजे के बीच में। वहाँ आके लोग कंसल्ट कर सकते हैं। या मेरा खुद का भी प्राइवेट क्लिनिक है, कोरियन वुमेन्स क्लिनिक कह के, जो सीजन मॉल के एग्जैक्ट अपोजिट है। मेरा नंबर ऑनलाइन अवेलेबल है, वहाँ पे वो कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डायरेक्टली भी मिलने के लिए आ सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि मेरा ये हमेशा मंत्रा रहा है दैट विथ दिस ब्रांच आई वुड लाइक टू हील, ब्यूटिफाई एंड एम्पावर वन वजाना एट ए टाइम। ओके, सो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। ठीक है कि आप अगर मेरे मुझ पर विश्वास रख के आपके बेडरूम सीक्रेट्स मुझे बता रहे हैं तो ये बाहर नहीं जाएंगे। अभी भी मैंने जिन भी पेशेंट के उदाहरण बताए वो इतने मैंने किसी का नाम नहीं बोला या कोई गांव नहीं बताया, जिसकी वजह से पता चले कि अपने रिसर्च के लिए भी अगर मुझे कोई डेटा कलेक्ट करना होता है तो मैं पेशेंट से पहले पूछ लेती हूँ कि क्या मैं आपका जो ये प्रॉब्लम है या केस स्टडी है क्या मैं ले सकती हूँ। तो वो अगर मुझे हाँ कहते हैं, सम्मति देते, तो ही वो यूटिलाइज होता है, अदरवाइज मैं नहीं ले सकती और मैं लेती भी नहीं हूँ। इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन प्राइवेट ही रहेगी, ये मैं अपने तरफ से प्रॉमिस करती हूँ पेशेंट्स को। क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों को आ जाती है जी, कि उनको लगता है कि ये डिस्कस होगा बाहर, कि मैं बाहर जाके मेरे स्टाफ नर्स के साथ, ऐसा नहीं होता है। प्रोफेशनली ये सब नहीं होता है। थैंक यू अंकिता जी, आपने बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज हमसे शेयर किया और उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी इसकी नॉलेज काफ़ी अच्छी मिली होगी। विमेन सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल हेल्थ, सेक्सुअल वेलनेस के बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं। आज हमारे साथ एक्सपर्ट रहे हैं जो कि इस मुद्दे पे ओपनली डिस्कस किया है और आप कुछ बातें समझ पाए होंगे और उसको अपने तरीके से रिलेट कर पाए होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हेल्प मिली होगी और आप इसकी सुविधा ले सकते हैं। एक्सपर्ट मौजूद हैं तो उनके साथ मिलें, डिस्कस करें और अपने लिए सुविधा का उपयोग करें। तो एक छोटी सी सलाह आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशी ला सकती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसका सदुपयोग करेंगे। तब फिर मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक पे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर। धन्यवाद। थैंक यू मैम।